जंगल की गहराइयों में जहां पेड़ एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और धूप की किरणें मुश्किल से जमीन पर पहुंच पाती हैं, वहां एक खौफनाक दृश्य अनफोल्डिंग हो रहा था। वाइन जनजाति के पास दो शिकार दल जो मच्छर जनजाति से थे चुपचाप अपनी रणनीति बना रहे थे। 100 से अधिक योद्धाओं की टोली जो अपने दुश्मनों की ताक में थी अपने कदमों को सावधानी से रखते हुए आगे बढ़ रही थी। उनके दिलों में प्रतिशोध की आग जल रही थी क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को इस क्षेत्र में मारे जाने का बदला लेना तय किया था। जंगल की ठंडी हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कि प्रकृति भी इस इम्पेंडिंग संघर्ष का अनुभव कर रही हो। मच्छर जनजाति ने पहले ही महान दलदल के पार अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और अब वे वाइन जनजाति की ताकत का आकलन करने के लिए यहां आए थे। अगर वाइन जनजाति कमजोर पाई गई तो वे एक भयंकर हमले की योजना बना रहे थे, जिससे वे न केवल अपने खोए हुए योद्धाओं का बदला ले सकें बल्कि सर्दियों के लिए आवश्यक सामग्री भी प्राप्त कर सकें। सर्दी जो हर जनजाति के लिए एक बुरे सपने की तरह होती है, में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं हर जीव को असहाय बना देती हैं। हर साल सर्दियों में कई जनजातियां भोजन की कमी के कारण अपने बुजुर्गों और बच्चों को खो देती हैं। इसलिए हर शरद ऋतु सभी जनजातियां भोजन का भंडार करने में जुट जाती हैं। यह एक क्रूर वास्तविकता है कि जो जनजातियां सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाती उन्हें अन्य जनजातियों पर हमला करना पड़ता है। इस तरह जंगल में हर शरद ऋतु युद्ध छिड़ जाते हैं। जंगल की गहराइयों में जहां हर पेड़ एक कहानी सुनाता है, मच्छर जनजाति के योद्धा अपने दुश्मनों की ताक में थे। सर्दी की आहट सुनाई दे रही थी और हर योद्धा के मन में एक ही ख्याल था, माइनस जनजाति की स्थिति का आकलन करने के लिए वे आगे बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जैसे ही उन्होंने वाइन जनजाति के क्षेत्र में कदम रखा, वहां का माहौल एकदम बदल गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह सर्दी का मौसम था जो हर जीव के लिए एक चुनौती थी। मच्छर जनजाति के योद्धा जानते थे कि अगर वे इस बार हार गए तो उनके लिए सर्दी का सामना करना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने इरादों को और मजबूत किया। जंगल की आवाजें, जैसे कि पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाज, उनके लिए एक संकेत थी। यह संकेत था कि उन्हें आगे बढ़ना है और अपने दुश्मनों का सामना करना है। जंगल की गहराइयों में जहां हर पेड़ एक कहानी सुनाता है, मच्छर जनजाति के योद्धा अपने दुश्मनों की ताक में थे। सर्दी की आहट सुनाई दे रही थी और हर योद्धा के मन में एक ही ख्याल था, माइनस क्या हम इस बार सफल होंगे। उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे कि जंगल भी उनके डर को महसूस कर रहा हो। वाइन जनजाति की स्थिति का आकलन करने के लिए वे आगे बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जैसे ही उन्होंने वाइन जनजाति के क्षेत्र में कदम रखा, वहां का माहौल एकदम बदल गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह सर्दी का मौसम था जो हर जीव के लिए एक चुनौती थी। मच्छर जनजाति के योद्धा जानते थे कि अगर वे इस बार हार गए तो उनके लिए सर्दी का सामना करना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने इरादों को और मजबूत किया। जंगल की आवाजें, जैसे कि पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाज, उनके लिए एक संकेत थी। यह संकेत था कि उन्हें आगे बढ़ना है और अपने दुश्मनों का सामना करना है। जैसे ही बूढ़ा आदमी अपनी कहानियां सुनाने लगा, मच्छर जनजाति के योद्धा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सम्मान था। बूढ़े आदमी ने कहा, इस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं। ये हड्डियां केवल शिकार की नहीं बल्कि उन योद्धाओं की भी हैं जिन्होंने इन जानवरों से लड़ाई की थी। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। हर हड्डी एक योद्धा की कहानी है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ा। जैसे ही वह बोल रहा था, हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे जंगल भी उसकी बातों को सुन रहा हो। मच्छर जनजाति के योद्धा ध्यान से सुन रहे थे, उनकी सांसें थम गई थी। बूढ़ा आदमी ने अपनी कहानी में एक मोड़ लाया, लेकिन याद रखो, हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और वे हमें हमेशा सताती हैं। उसके शब्दों में एक गहरा अर्थ था जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। मच्छर जनजाति के योद्धा एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हों। जंगल की गहराई में मच्छर जनजाति के योद्धा अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट भय है। बूढ़ा आदमी जो अब उस विशाल गरजते बाज के पास खड़ा है, अपने हाथों में मांस का एक टुकड़ा लेकर उसे देखता है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की चमक है। जैसे ही बाज अपने पंजों से मांस को चीरता है, उसकी तेज चोंच से निकलने वाली आवाज जंगल में गूंजती है। फटफट फटफट की आवाज सुनकर मच्छर जनजाति के योद्धा एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि इस जंगल में उनकी ताकत कितनी कमजोर है। जल्दी वापस जाओ की आवाज सुनकर सभी योद्धा अपनी स्थिति को समझते हैं और पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत डर और आशंका है। क्या वे इस शक्तिशाली जनजाति का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? जंगल की चुप्पी में केवल उस विशाल बाज की आवाज सुनाई देती है जो अब अपने शिकार का आनंद ले रहा है। जंगल की गहराई में मच्छर जनजाति के योद्धा अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट भय है। बूढ़ा आदमी जो अब उस विशाल गरजते बाज के पास खड़ा है, अपने हाथों में मांस का एक टुकड़ा लेकर उसे देखता है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की चमक है। जैसे ही बाज अपने पंजों से मांस को चीरता है, उसकी तेज चोंच से निकलने वाली आवाज जंगल में गूंजती है। फटफट फटफट की आवाज सुनकर मच्छर जनजाति के योद्धा एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि इस जंगल में उनकी ताकत कितनी कमजोर है। जल्दी वापस जाओ की आवाज सुनकर सभी योद्धा अपनी स्थिति को समझते हैं और पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत डर और आशंका है। क्या वे इस शक्तिशाली जनजाति का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? जंगल की चुप्पी में केवल उस विशाल बाज की आवाज सुनाई देती है जो अब अपने शिकार का आनंद ले रहा है। एक विशाल गरुड़ की छाया आसमान में फैली हुई थी, उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि मच्छर जनजाति के योद्धाओं के दिलों में भय की लहर दौड़ गई। यह जनजाति भयानक है, एक नेता ने कहा, उसकी आवाज में थरथराहट थी। दूसरे नेता ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था।
उन्होंने आसपास लटके हुए पीले कंकालों की ओर देखा, जो पेड़ों की शाखाओं पर झूल रहे थे, और उनकी हड्डियों की सफेदी ने उनके मन में एक गहरी दहशत भर दी। अगर हमें खोज लिया गया तो हम भी हुवैन की शिकार टीम की तरह समाप्त हो जाएंगे, उसने कहा, और दोनों नेताओं ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। मच्छर जनजाति के 100 से अधिक योद्धा जो पहले से ही अपने साहस को खो चुके थे, अब तेजी से भागने लगे। जब वे लौटे तो उन्होंने वाइन जनजाति को एक शक्तिशाली बल के रूप में वर्णित किया, जो मच्छर जनजाति की शक्ति से कहीं अधिक था। यह सुनकर जनजाति के नेता और जादूगर ने अंततः वाइन जनजाति की भयानक शक्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रतिशोध या लूटने के विचारों को अस्थायी रूप से छोड़ दिया। वे यह नहीं जानते थे कि असली वाइन जनजाति केवल एक दर्जन लोगों की थी, जिसमें केवल 5 एक रंग के योद्धा थे। एक रहस्यमय बूढ़े आदमी की उपस्थिति ने वाइन जनजाति के लिए एक बड़ा संकट टाल दिया, जिससे उन्हें विकास के लिए और समय मिल गया। वाइन जनजाति के बाहरी इलाके में बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा था, उसकी आंखों में गहराई थी। उसने देखा कि मच्छर जनजाति के योद्धा भाग रहे थे और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपने लंबे अनुभव के आधार पर यह समझ लिया था कि यह सब कुछ कितना तुच्छ था। जीवन के इतने वर्षों में उसने कई संकटों का सामना किया था और अब यह छोटी सी जनजाति उसे और अधिक आकर्षित कर रही थी। वह जानता था कि वाइन जनजाति के पास केवल कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी शिकार और कृषि की क्षमता ने उसे प्रभावित किया। उसने अपने बांस के घर के चूल्हे पर मांस का एक टुकड़ा लटका दिया और फिर खुशी खुशी उस बांस के घर की ओर बढ़ा, जहां जियांग शुआन और अन्य लोग रहते थे। वह हमेशा अपने वादे पर खरा उतरता था। जब भी विशाल गरुड़ शिकार करता, वह अपने और गरुड़ के लिए भरपूर भोजन के बाद वाइन जनजाति के साथ मांस साझा करता। इस उदारता के कारण जियांग शुआन ने भी उसे उपहार देने की आदत बना ली। समय के साथ उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता गया और वाइन जनजाति के सदस्य उस रहस्यमय बूढ़े आदमी के प्रति कम सतर्क हो गए। बूढ़े आदमी ने जब वाइन जनजाति के सदस्यों को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह छोटी जनजाति, जो केवल कुछ ही लोगों की है, कितनी अद्भुत है। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें एक विशेष स्थान पर ला खड़ा किया था। वह सोचने लगा कि कैसे इस जनजाति ने अपने छोटे आकार के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था और वह जानता था कि उसे इन लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। उसने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया ताकि वह उन्हें और भी मजबूत बना सके। उसने अपने जीवन की कहानियां सुनाना शुरू किया और वाइन जनजाति के सदस्य ध्यान से सुनने लगे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और सम्मान का मिश्रण था। बूढ़े आदमी की आवाज में एक गहराई थी जो उनके दिलों को छू रही थी। जैसे जैसे वह अपनी कहानियां सुनाता गया, वाइन जनजाति के सदस्य उसके प्रति और अधिक आकर्षित होते गए। यह एक अद्भुत क्षण था जहां ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े आदमी और वाइन जनजाति के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ कई अनुभव साझा किए और यह संबंध केवल एक शिक्षक और शिष्य का नहीं रह गया, बल्कि एक परिवार की तरह बन गया। बूढ़े आदमी ने वाइन जनजाति को न केवल शिकार के तरीके सिखाए, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी दिए। उन्होंने बताया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कैसे एकजुट रहना चाहिए। वाइन जनजाति के सदस्य उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई देती। बूढ़े आदमी की उपस्थिति ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत समुदाय का हिस्सा हैं। एक दिन जब बूढ़ा आदमी उनके साथ भोजन साझा कर रहा था, उन्होंने कहा, आपकी मेहनत और एकता ही आपकी असली ताकत है। यह सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने भविष्य के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त की। बूढ़े आदमी ने वाइन जनजाति के सदस्यों को देखकर महसूस किया कि उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें एक नई पहचान दी है। उन्होंने देखा कि अब वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गए हैं। वाइन जनजाति के सदस्य अब एकजुट होकर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। बूढ़े आदमी ने सोचा कि यह सब उसकी उपस्थिति के कारण नहीं था, बल्कि उनकी अपनी मेहनत और एकता का परिणाम था। उन्होंने अपने दिल में एक संतोष का अनुभव किया। जब वह वाइन जनजाति के साथ बैठा तो उसने महसूस किया कि यह उनका समय है। उन्होंने कहा, आपका भविष्य उज्जवल है और मैं यहाँ हूँ आपके साथ। यह सुनकर सभी ने एकजुट होकर उसका स्वागत किया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने सामूहिक प्रयासों को मान्यता दी और एक नई यात्रा की शुरुआत की। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी और वाइन जनजाति के सदस्यों के दिलों में एक नई आशा का संचार हुआ। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहेगा। जियांग शुआन, चीशा और गुतेंग शिकार से लौट रहे थे जब अचानक एक चीख सुनाई दी, कुछ गलत है, दाजियाओ को एक विषैले सांप ने काट लिया है। यह आवाज उनकी नसों में एक ठंडक दौड़ा गई। वे तुरंत अपने शिकार को जमीन पर छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे बढ़ते गए, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। जब वे प्रजनन क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा थे जो दाजियाओ के चारों ओर घेरा बनाए हुए थे। दाजियाओ जमीन पर बैठा था, उसका चेहरा एकदम पीला था, जैसे कि वह किसी बर्फीले तूफान में फंस गया हो। उसके बाएं पिंडली पर 2 गहरे दांत के निशान थे और वहां से काला रक्त बह रहा था, जो स्पष्ट रूप से विषैले जहर का संकेत था। जियांग शुआन ने भीड़ को देखकर चिल्लाया, साइड में हटो, तुम इतने करीब क्यों खड़े हो? उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को चुप करवा दी। उसने झुककर दाजियाओ की चोट को ध्यान से देखा। उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। सांपों के काटने के निशान अलग अलग होते हैं। विषैले सांपों के दांत गहरे होते हैं और उनका जहर घातक होता है। दाजियाओ की चोट ने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया कि यह एक विषैले सांप का काटना है। तुम्हें काटे हुए कितना समय हुआ? जियांग ने पूछा, जबकि उसने एक पशु की खाल की रस्सी निकाली। बस अभी थोड़ी देर पहले, दाजियाओ ने कहा। उसकी आवाज में डर स्पष्ट था। जियांग शुआन ने दाजियाओ की स्थिति को देखकर तुरंत निर्णय लिया। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, हमें तुरंत उसे यहाँ से ले जाना होगा। भीड़ में से कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, जबकि अन्य की आंखों में चिंता और भय का मिश्रण था।
था। जियांग ने दा जियाओ को सहारा देने के लिए झुककर उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, दा जियाओ की त्वचा ठंडी और पसीने से भरी हुई थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे। जियांग ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी एक हल्की ट्रेमर थी। जैसे ही वे उसे उठाने लगे, दा जियाओ की आंखों में दर्द और भय की चमक थी। उसके साथ ही चीशाओ और गुतेंग उसके चारों ओर थे, उसके कंधों को सहारा देते हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की आवाजें और भी तेज हो गई। पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट ने एक अजीब सी ध्वनि पैदा की। जियांग ने देखा कि दा जियाओ की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, जैसे कि वह बेहोश होने वाला हो। नहीं दा जियाओ, तुम मत सोना, जियांग ने चिल्लाया, उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही जियांग ने देखा कि वहां पहले से ही लोग इकट्ठा हो गए थे। उनकी आंखों में चिंता और भय की चमक थी। जल्दी करो, दा जियाओ को अंदर ले जाओ, जियांग ने चिल्लाया, और भीड़ ने तुरंत उसे घेर लिया। दा जियाओ को एक झोपड़ी में ले जाया गया, जहां एक अनुभवी चिकित्सक पहले से ही तैयार था। जियांग ने दा जियाओ को धीरे धीरे जमीन पर रखा, उसकी आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। चिकित्सक ने तुरंत दा जियाओ की चोट का निरीक्षण किया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह बहुत गंभीर है, उसने कहा, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। जियांग ने चिकित्सक की बात सुनकर अपने दिल में एक भारीपन महसूस किया। वह जानता था कि समय बहुत कम था। उसने दा जियाओ के हाथ को मजबूती से पकड़ा, जैसे कि वह उसे अपनी ऊर्जा दे रहा हो। तुम्हें लड़ना होगा, दा जियाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। झोपड़ी के अंदर लोग चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में दुआओं की चमक थी। जियांग ने देखा कि दा जियाओ की सांसें अब धीमी हो रही थीं और वह उसे खोने के डर से कांप रहा था। प्राचीन जंगल की गहराइयों में, जहां हर कदम पर खतरा लर्किंग करता है, वहां एक भयानक घटना घटित हो रही थी। दा जियाओ, एक साहसी युवक, एक विषैले सांप के काटने से पीड़ित था। उसकी आंखों में भय और दर्द का मिश्रण था, जैसे कि वह मृत्यु के काले साए को अपने पास आते देख रहा हो। तुम्हें किस सांप ने काटा? जियांग शुआन ने आगे पूछा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। दा जियाओ ने सांप के आकार और रंग का वर्णन किया, जो जंगल में आम था, लेकिन उसका जहर इतना तीव्र नहीं था। जियांग शुआन ने राहत की सांस ली, लेकिन समय की कमी थी। मैं पहले तुम्हारे पैर को बांध दूंगा ताकि जहर फैल न सके, उसने कहा। उसने एक बुनी हुई जानवर की खाल की रस्सी निकाली और दा जियाओ के घुटने के नीचे कसकर बांध दिया। जंगल की गंध, मिट्टी और पत्तियों की महक और दूर से आती पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना दिया। जियांग शुआन ने जानवर की खाल के थैले में से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला, जिसकी धार बहुत तेज थी। सहन करो, उसने कहा, और बिना समय गंवाए उसने पत्थर से दा जियाओ के घुटने पर काटना शुरू किया। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली और पत्थर के तेज किनारे से दा जियाओ के जख्म को काटते हुए उसके घुटने पर एक क्रॉस का आकार बना दिया। वह जख्म से काले विषाक्त रक्त को बाहर निकालने के लिए ऊपर से नीचे की ओर दबाने लगा। हर बार जब वह दबाता तो काला रक्त बाहर निकलता, जमीन पर बिखर जाता, जैसे कि जंगल के अंधेरे में एक नया डर पैदा कर रहा हो। बहन, मैं केवल विषाक्त रक्त निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, औषधि खोजने का कार्य तुम्हारा है, उसने चीशाओ से कहा, जो उसके पास खड़ी थी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन भीतर एक चिंता भी। चीशाओ ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुरंत प्रतिजीविका की खोज में जाऊंगी। वह तेजी से दौड़ पड़ी, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। जंगल की गंध, मिट्टी की गंध और दूर से आती चिड़ियों की आवाज, सब कुछ एक अद्भुत मिश्रण में बदल गया था। दा जियाओ की स्थिति गंभीर थी, लेकिन जियांग शुआन ने अपने साहस को बनाए रखा। वह जानता था कि चीशाओ के पास औषधियों की जानकारी थी, जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती थी। तभी अचानक एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई और अनुभव की कहानी थी। जंगल की गहराइयों में, जहां हर पेड़ और पत्ता एक कहानी कहता है, चीशाओ ने अपने कदम तेज कर दिए। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपने चारों ओर की हरियाली को ध्यान से देखा। वहां कई औषधीय पौधे थे, जो विषाक्तता के इलाज में मदद कर सकते थे। उसकी यादों में उसने उन पौधों के बारे में सुना था, जो वाइन जनजाति के आसपास उगते थे। वह तेजी से दौड़ती रही, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कि वह समय के खिलाफ दौड़ रही हो। जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाट, सब कुछ एक अद्भुत संगीत की तरह गूंज रहा था। चीशाओ ने एक पौधा देखा, जिसकी पत्तियां चमकीली हरी थीं और उसकी खुशबू ने उसे आकर्षित किया। यह वही है, उसने सोचा। उसने उसे तेजी से तोड़ा और अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी उसके सामने एक विशाल सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। चिशाओ ने डर को अपने भीतर दबाते हुए साहसिकता से उस सांप का सामना किया। चिशाओ ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए सांप के सामने खड़ी रही। उसकी आंखों में साहस की चमक थी, जैसे वह जानती थी कि यह लड़ाई उसके और दा जियाओ के जीवन के बीच की है। सांप ने फिर से हमला किया, लेकिन चिशाओ ने एक बार फिर से खुद को बचाने के लिए कूद लगाई। उसके मन में केवल एक ही विचार था, माइनस दा जियाओ को बचाना। उसने अपने हाथ में औषधीय पौधे को मजबूती से पकड़ा और सांप की दिशा में बढ़ी। मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं, उसने अपने आप से कहा। अचानक उसने देखा कि सांप की आंखों में एक डर था, जैसे वह उसकी दृढ़ता को पहचान रहा हो। चिशाओ ने एक तेज कदम बढ़ाया और सांप को पीछे धकेलने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी, जैसे वह जंगल के हर जीव को अपनी ओर खींच रही हो। अंततः सांप ने पीछे हटना शुरू किया और चिशाओ ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने औषधीय पौधे को अपने पास रखा और तेजी से दा जियाओ की ओर दौड़ी। जंगल की गंध, मिट्टी की महक और दूर से आती पक्षियों की आवाज, सब कुछ एक अद्भुत मिश्रण में बदल गया। जियांग शुआन की आंखों में गहरी चिंता थी, जैसे ही उसने दा जियाओ के घाव को देखा।
घाव से निकलता हुआ रक्त जो काला और गाढ़ा था उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उसने घाव के चारों ओर की त्वचा को ध्यान से देखा। यह देखकर उसे लगा कि दाजियाओ की जान बचाने के लिए समय बहुत कम है। जियांग ने अपने हाथों में बीस्ट हाइड रस्सी को मजबूती से पकड़ा, जैसे कि यह उसके लिए एकमात्र सहारा हो। उसने अपनी सांसें थाम ली और घाव को बांधने के लिए रस्सी को कसकर लपेटा। उसके मन में एक ही विचार था, दाजियाओ को बचाना। जैसे ही उसने घाव को बांधा, उसने एक पत्थर के तेज टुकड़े को उठाया और घाव को काटने के लिए तैयार हुआ। उस क्षण में चारों ओर की आवाजें जैसे धीमी हो गई, केवल दाजियाओ की कराहें सुनाई दे रही थी। जियांग ने घाव को काटा और जैसे ही उसने जहरीला रक्त बाहर निकाला, उसे लगा जैसे उसके अपने दिल का एक टुकड़ा भी बाहर निकल रहा हो। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन उसे पता था कि यह आवश्यक था। दाजियाओ की आंखों में दर्द और भय का मिश्रण था, लेकिन जियांग ने उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण देखी। वह जानता था कि यदि वह सही तरीके से इलाज करेगा तो दाजियाओ को बचाया जा सकता है। उसने अपने हाथों को और अधिक मजबूती से पकड़ा और अपने मन को एकाग्र किया। चिशाओ ने जब जियांग को जलती हुई लकड़ी का उपयोग करते देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वह जानती थी कि यह तरीका बहुत दर्दनाक है, लेकिन यह भी जानती थी कि यह दाजियाओ के लिए एकमात्र विकल्प हो सकता है। उसने जल्दी से कुछ पौधों की जड़ें और तने इकट्ठा किए, जो उसे विश्वास था कि वे दाजियाओ की मदद कर सकते हैं। उसने एक सपाट पत्थर खोजा और उन जड़ों और तनों को उस पर रखा। उसने उन्हें एक दूसरे पत्थर से कुचलना शुरू किया और जैसे ही वह कुचलने लगी, उसके मन में दाजियाओ की पीड़ा की छवि घूमने लगी। 8 कोण वाला कमल, अच्छा, उसने खुद से कहा, यह सोचते हुए कि यह पौधा जहरीले रक्त को निकालने में मदद करेगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे कि वह दाजियाओ के लिए एक नई आशा लेकर आई हो। उसने उन कुचले हुए पौधों को जियांग की ओर बढ़ाया, जो अब दाजियाओ के घाव पर जलती हुई लकड़ी रखे हुए था। यह लो, यह मदद करेगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक विश्वास था। जियांग ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह जानता था कि चीशाओ की मदद से दाजियाओ को बचाने की संभावना बढ़ गई है। जैसे ही चीशाओ ने जियांग को पौधों की जड़ें दी, उसने उन्हें ध्यान से लिया और दाजियाओ के पास जाकर उन्हें घाव पर लगाने लगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, जैसे कि वह जानता था कि अब वह दाजियाओ को बचा सकता है। उसने कुचले हुए पौधों को घाव पर रखा और जैसे ही वे उस पर लगे, एक ठंडी सी ताजगी का अनुभव हुआ। दाजियाओ की कराहें अब थोड़ी कम हो गई थी और जियांग ने महसूस किया कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। उसने ध्यान से पौधों को घाव में डालते हुए दाजियाओ की आंखों में एक नई चमक देखी। यह चमक जीवन की आशा थी। जियांग ने अपने हाथों को धीरे धीरे घाव पर रखा और उसने महसूस किया कि दाजियाओ का रक्त अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। यह एक चमत्कार था और जियांग ने अपने दिल में एक गहरी संतोष की भावना महसूस की। उसने चीशाओ की ओर देखा और उसकी आंखों में एक धन्यवाद था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि वे एक साथ मिलकर एक नई जिंदगी को बचाने में सफल हो गए हैं। जंगल की आवाजें अब शांत हो गई थीं और चारों ओर एक नई आशा का वातावरण फैल गया था। 8 कोण वाले कमल का सिबसा के अघान के रहता था, चुसे रिवायशीलता कम हो जाती। चिशाओ ने जभी कभी एक लकड़ी की छड़ी को तोड़ने जा रहा हूँ। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं यहाँ संभाल लूंगा। चिशाओ ने जल्दी से बांस के झोपड़े की ओर दौड़ लगाई, वहां से अंगारे उठाए और एक पतली पत्थर की चादर को उस पर रखा। उसने उस पर 8 कोण वाले कमल की जड़ को भूनना शुरू किया। पतली पत्थर की चादर जल्दी से अंगारों से गर्म हो गई और जड़ धीरे धीरे पकने लगी। बिना इस चादर के कंद को सीधे अंगारों में डालने से उसकी त्वचा जल जाती, जिससे उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती। चिशाओ ने कभी कभी एक लकड़ी की छड़ी से कंद को पलटा जब तक कि वह पूरी तरह से भुन न जाए। फिर उसने इसे एक पत्ते में लपेटा और प्रजनन क्षेत्र की ओर लौटाया। इस दौरान जियांग शुआन ने पहले ही दाजियाओ के पैर को एक बार ढीला कर दिया था, ताकि लंबे समय तक रक्त संचार की रोकथाम के कारण उसके पैर में गलन न हो। चिशाओ दाजियाओ के पास पहुंचा और उसे पत्ते में लिपटी जड़ दी, जल्दी खाओ। दाजियाओ ने आभार के साथ चिशाओ की ओर देखा और फिर उसने भुनी हुई जड़ को पूरा खा लिया। चिशाओ ने देखा कि वह खा रहा है और फिर से घाव की जांच की, देखा कि घाव अब काला नहीं था और उसने राहत की सांस ली। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो बंधन ने विष के फैलने को रोका, घाव को रक्त छोड़ने के लिए चौड़ा किया और एंटीडोट का आंतरिक और बाहरी उपयोग किया गया, तो दाजियाओ की जान बचाई जा सकती थी। जियांग शुआन ने पुकारा, चलो दाजियाओ को बांस के झोपड़े में वापस ले चलें। चारों ओर के लोग तुरंत सावधानी से दाजियाओ को उठाते हैं और उसे बांस के झोपड़े में ले जाते हैं, उसे बिस्तर पर रखते हैं। जब भीड़ बिखर गई तो बूढ़ा आदमी पीछे रह गया, उसकी आंखों में चमक थी। जियांग शुआन द्वारा इस्तेमाल की गई बचाव की विधि ऐसी थी जिसे उसने कभी नहीं अपनाया था, फिर भी यह काफी प्रभावी लग रही थी। यह छोटा सा जनजाति वास्तव में उसे कई आश्चर्य दे रहा था। जब चिशाओ ने दवा को भूनने के लिए बांस के झोपड़े की ओर दौड़ लगाई तो उसके मन में एक अद्भुत उत्साह था। वह जानती थी कि इस प्रक्रिया में धैर्य और सावधानी की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने पत्थर की चादर को अंगारों पर रखा, उसने देखा कि धुआं धीरे धीरे उठ रहा है और जड़ की सुगंध हवा में फैलने लगी। यह एक जादुई क्षण था, जब प्रकृति और चिकित्सा का मिलन हो रहा था। चिशाओ ने लकड़ी की छड़ी से जड़ को पलटते हुए उसकी भुनाई की प्रक्रिया को ध्यान से देखा। हर पल, हर ध्वनि, हर सुगंध ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक जड़ नहीं थी, बल्कि एक जीवन रक्षक औषधि थी। जब जड़ पूरी तरह से भुन गई तो उसने उसे एक पत्ते में लपेटा और वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। उसके मन में एक नई आशा थी और उसने दाजियाओ के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का संकल्प लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और समर्पण से दाजियाओ की जान बचाई जा सकती थी। जियांग शुआन ने दाजियाओ की आंखों में झांकते हुए उसके दर्द को महसूस किया। झोपड़े के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी नीरसता थी, जैसे कि प्रकृति भी इस क्षण की गंभीरता को समझ रही हो। दाजियाओ की आवाज में हल्का सा कांप था, जैसे वह अपने भीतर की भयावहता को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जियांग ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे।
दा जियाओ ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमकी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की छाया अभी भी बनी रही। जियांग ने गुफा के बारे में सोचा, जहां दा जियाओ ने कीड़े पाले थे। वह जानता था कि वहां की स्थिति कितनी जटिल थी। सांपों का आना स्वाभाविक था, लेकिन उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था। उसने दा जियाओ से कहा, तुम्हें और सभी को सतर्क रहना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। दा जियाओ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या हम सांपों को भगाने के लिए कुछ कर सकते हैं? जियांग ने गहरी सांस ली, हमें पहले इस समस्या का सही ढंग से आकलन करना होगा। झोपड़े की दीवारों पर कीड़े के चिन्हों को देखते हुए जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और गुफा के भीतर की स्थिति की कल्पना की। उसे महसूस हुआ कि यह केवल दाजियाओ की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरी जनजाति के लिए एक खतरा था। सांपों का आना, उनकी तेजी और आक्रामकता, सब कुछ एक बड़ी चुनौती बन रहा था। उसने सोचा, अगर हम इस समस्या को हल नहीं करते तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। दाजियाओ की चिंता उसके मन में गूंज रही थी और उसने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने दाजियाओ से कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। दाजियाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नया उत्साह दिखाई दिया। जियांग ने आगे कहा, हमें एक योजना बनानी होगी, एक ऐसा तरीका जिससे हम इन सांपों को दूर रख सकें। दाजियाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप सोचते हैं कि हम सांप भगाने वाली पाउडर बना सकते हैं? जियांग ने सिर हिलाया, हमें पहले यह जानना होगा कि इसे कैसे बनाना है। झोपड़े की दीवारों पर कीड़ों की हलचल को देखते हुए जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत थी। ची शाओ के मन में एक तूफान चल रहा था। जादूगरनी की तकनीक सीखने का प्रस्ताव उसके लिए एक सपना सा था, लेकिन साथ ही यह एक खतरा भी था। उसने बूढ़े की आंखों में झांका, वहां गहराई थी, जैसे वो उसके मन के हर कोने को पढ़ सकता हो। क्या यह सच है? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया, हाँ यह सच है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ची शाओ ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। यह एक चुनौती थी, लेकिन क्या वह तैयार थी? उसने अपने चारों ओर देखा, बांस की दीवारें, मिट्टी की खुशबू और बाहर का शांत वातावरण, ये सब उसे एक नई यात्रा की ओर ले जा रहा था। मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। बूढ़े ने एक हल्की मुस्कान दी, जो उसके चेहरे पर एक रहस्य छिपाए हुए थी। तो चलो, पहले तुम्हें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा, उसने कहा। ची शाओ ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस अवसर को नहीं खोएगी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी, जैसे सुबह की पहली किरणें अंधकार को चीरती हैं। ची शाओ ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में सफलता पाई और उसके चेहरे पर एक चमक थी। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने पहले कदम को पार कर लिया है, अब तुम्हें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। ची शाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन वह तैयार थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। बूढ़े ने कहा, हर जादूगरनी की यात्रा कठिन होती है, लेकिन जो लोग इसे सहन करते हैं वे ही सच्चे जादूगर बनते हैं। ची शाओ ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस यात्रा को पूरा करेगी। उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रही हो। उसने अपने हाथों को फिर से फैलाया और अपनी शक्ति को महसूस किया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई पहचान। किसी भी जनजाति में पीक आदि खर्चा का भांग तक जब मैं जनजाति को उनसे विचरती सोचा के भौतिक प्रसार करता है hasa sabari ki shadar yasanda ko जादूगरनी के सबकी तुमको चीजें से बपरजी तो लकार पर आए दफा इत खास समय को ये जो पर को जुदी का जनजाति का संचत अस मिसाज पार के ताना के तने जादूगरन का मैं जनजाति को बिताते हुए जब भी मैं कहीं जाता जनजाति के जुदाव तो ढांग गई चिपने अपने बचपन से पाले गए विशाल गरुड़ के साथ जनजाति को छोड़ दिया, पूर्वी जंगल से दक्षिणी जंगल की यात्रा की इस विशाल संसार को देखने के लिए। इस बिंदु पर रहस्यमय वृद्ध या पुरानी जादूगरनी ने अपने आत्म नैरेटर को समाप्त कर दिया। शीशाओं की ओर देखते हुए पुरानी जादूगरनी ने कहा, आज तक मैंने तुम्हारे जनजाति के सदस्य को जहरीले सांप द्वारा काटते हुए देखा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जादू और अन्य ज्ञान मैं गरुड़ जनजाति को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जादू डॉक्टर तकनीक पर उपचार मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि यह और लोगों की मदद कर सके। हालांकि तुम्हारी वाइन जनजाति छोटी है, मैं तुम्हारी जनजाति में एक तीव्र जीवन शक्ति देखता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम धीरे धीरे मजबूत हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। जादूगरनी से संबंधित चीजें मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, लेकिन अपने जीवन भर के अनुभव में उपचार और जीवन बचाने की कला मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पुरानी जादूगरनी ने चिशाओ की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, तो क्या तुम जादू डॉक्टर तकनीक सीखना चाहते हो? पुरानी जादूगरनी की बातें जानकारी से भरी हुई थी और चिशाओ को सदमे से उबरने में काफी समय लगा, फिर धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगा। चिशाओ की आंखों में एक चमक थी जब उसने पुरानी जादूगरनी की बातों को सुना। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी गहरे रहस्य का पर्दाफाश हो रहा हो। जादूगरनी की आंखों में एक गहरी समझ थी, जो उसके अनुभवों की गहराई को दर्शाती थी। वह चिशाओ ने महसूस किया कि यह अवसर उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वह अपने भीतर की आवाज को सुनने लगा, जो उसे प्रेरित कर रही थी। क्या तुम सच में तैयार हो? उसने खुद से पूछा। वातावरण में एक हल्की सी सिहरन थी, जैसे कि प्रकृति भी इस पल की गंभीरता को महसूस कर रही हो। जादूगरनी ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद थी। तुम्हें यह ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपनी सीमाओं को पार करना होगा। चिशाओ ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वह जानता था कि यह एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन उसके दिल में एक नई आशा का संचार हो रहा था। उसने जादूगरनी की ओर देखा और कहा, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे यह ज्ञान चाहिए। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी, जो उसके इरादे को स्पष्ट कर रही थी। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब चलो हम शुरू करते हैं। इस पल में चिशाओ ने अपने जीवन की दिशा बदलने
निकालने का निर्णय लिया। चिशाओ, एक युवा और उत्साही लड़की, अपने मन में एक गहरी उलझन के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में अनिश्चितता और आशंका का मिश्रण था। जादूगरनी ने उसे एक नजर से देखा और कहा, तुम्हारा नेता भी प्रभावशाली है, लेकिन उसके पास अपने जनजाति के लिए लड़ने में बहुत समय व्यतीत होता है। चिशाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। जादूगरनी ने आगे कहा, जादूगर तकनीक सीखने के लिए एक लंबा समय चाहिए, विभिन्न जड़ी बूटियों की पहचान करनी होती है। यह प्रक्रिया वर्षों या दशकों तक चल सकती है और नेता के पास इसे सीखने का इतना समय नहीं है। जादूगरनी की आवाज में एक गहराई थी जो चिशाओ के दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। तुम अलग हो। मैंने सीखा है कि तुम कई जड़ी बूटियां जानती हो और उन्हें उपचार और चिकित्सा के लिए उपयोग कर सकती हो। जादूगरनी की बातें चिशाओ के मन में गूंजने लगी। वह चुप रही। उसके मन में एक अजीब सी दुविधा थी। जादूगरनी ने उसकी चुप्पी को भांपते हुए कहा, तुम मेरे साथ कुछ समय अध्ययन कर सकती हो और फिर निर्णय ले सकती हो। चिशाओ ने सोचा कि कोशिश करने में कोई हानि नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं एक और अनुरोध करना चाहती हूँ। जादूगरनी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। जादूगरनी ने चिशाओ की आंखों में एक गहरी समझ देखी और कहा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, शायद 1 या 2 साल या 3 या 5, जीवन का अंत निकट है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था, जैसे वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों की तैयारी कर रही हो। चिशाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक अजीब सा भावनात्मक तूफान उठने लगा। जब वह दिन आएगा, जादूगरनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शरीर को एक जानवर की खाल में लपेट दो और इसे विशाल गरुड़ की पीठ पर बांधकर मुझे घर ले चलो। यह सुनकर चिशाओ के मन में एक गहरी भावना उमड़ने लगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब वह समय आएगा, मैं सबसे अच्छी जानवर की खाल ढूंढ लूंगी। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, इससे मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह वादा एक गहरी मित्रता का प्रतीक बन गया। चिशाओ ने महसूस किया कि जादूगरनी की इच्छाएं कितनी पवित्र और गहरी थीं। उस रात चिशाओ ने अपने साथी जियांग शुआन को इस बारे में बताया। जियांग शुआन ने चिशाओ के जादूगर तकनीक सीखने के निर्णय का समर्थन किया, यह जानकर कि इससे जनजाति के सदस्यों की बीमारी के समय सुरक्षा बढ़ेगी। चिशाओ ने जादूगरनी के साथ अध्ययन करना शुरू किया और वह हर पल को गहराई से जीने लगी। उसने महसूस किया कि जादूगरनी की शिक्षाएं केवल जड़ी बूटियों के बारे में नहीं थी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक माध्यम थी। जादूगरनी ने उसे विभिन्न जड़ी बूटियों के गुण और उनके प्रभावों के बारे में सिखाया। चिशाओ ने हर एक जड़ी बूटी को छूकर, उसकी खुशबू को महसूस कर और उसकी विशेषताओं को समझते हुए सीखा। वह एक अत्यंत मेहनती छात्रा थी और उसकी प्रतिभा ने जादूगरनी को बहुत खुश किया। जादूगरनी ने देखा कि चिशाओ केवल एक बार देखने के बाद जड़ी बूटियों के गुणों को याद कर लेती थी। यह देखकर जादूगरनी ने उसे और भी अधिक समर्पण से सिखाना शुरू किया। चिशाओ के मन में जड़ी बूटियों के प्रति एक अद्भुत आकर्षण था। वह हर दिन जादूगरनी के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहती थी। जादूगरनी की बातें उसके दिल में गूंजती थीं और वह हर एक पाठ को अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती थी। चिशाओ ने जादूगरनी से सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह केवल एक कला नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसने अपने जनजाति के लोगों की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने का संकल्प लिया। जादूगरनी की शिक्षाएं उसके मन में एक दीपक की तरह जल रही थीं, जो उसे सही मार्ग पर ले जा रही थीं। चिशाओ ने अपने जनजाति के लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में सिखाने लगी। वह उन्हें बताती कि कैसे जड़ी बूटियां उनके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। जनजाति के लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते और उसकी मेहनत और ज्ञान की सराहना करते। चिशाओ ने महसूस किया कि वह केवल एक छात्रा नहीं, बल्कि एक शिक्षक भी बन गई है। जादूगरनी की शिक्षाएं उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थीं। वह जानती थी कि उसका यह ज्ञान न केवल उसके लिए, बल्कि उसके पूरे जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है। वाइन जनजाति की स्थापना का पहला वर्ष 20 अगस्त दाज असगी खुलहदी गांधी बेंसाती के खिदमत चौकस हजांग शाकी सभी लोग तुरंत खुश होते हैं। उसकी गूंजती आवाज पूरे जनजाति में फैल जाती है। वाइन जनजाति के सभी लोग तुरंत खुशी से चिल्लाते हैं। भले ही लोग कम हो, लेकिन उनकी आवाज इतनी ऊंची है कि वह एक हलचल पैदा करती है। यहाँ तक कि पुरानी जादूगरनी, जो वाइन जनजाति का हिस्सा नहीं है, भी इस उत्सव की भावना से प्रभावित होकर थोड़ी उत्साहित दिखाई देती है। खुदाई शुरू करो। गणसोंग ने अकेले ही हड्डी के हल को संभाला और तुरंत काम करने लगा। जल्दी ही सभी लोग आलू खुदाई करने वालों की पंक्ति में शामिल हो गए। आधे साल की मेहनत के बाद अंततः फसल का समय आ गया। एक एक करके गोल आलू जमीन से निकाले जाते हुए सभी के चेहरे पर सच्ची खुशी झलकती है। यह भोजन है। समय समय पर जनजाति के लोगों की हंसने खिलखिलाने की आवाजें खेतों में गूंजती हैं। भले ही वे मेहनत करते हुए पसीने से तरबतर हो जाएं, लेकिन कोई भी थकान की शिकायत नहीं करता, न ही कोई सुस्ती दिखाता है। इस भोजन के साथ उन्हें सर्दियों में भोजन की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पुरानी जादूगरनी खेतों के बीच चलती हैं, एक गोल आलू उठाती हैं, उसे मिट्टी से साफ करती हैं और उत्साह से कहती हैं, बोने के माध्यम से हम इतना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही देखा था कि वाइन जनजाति की खेती की शैली अन्य जनजातियों से भिन्न है, लेकिन जब उन्होंने वाइन जनजाति की फसल की उपज को अपनी आंखों से देखा तो वह गहराई से प्रभावित हुए। खेतों में हलचल और उत्साह का माहौल बना हुआ है। जियांग शुआन की खुशी से भरी आवाज सुनाई देती है, जो जैसे ही आलू को ऊपर उठाता है, उसके चारों ओर के लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। हर कोई उसकी खुशी में शामिल होता है, जैसे कि यह केवल एक आलू नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। गणसोंग, जो अपने मजबूत हाथों से हड्डी के हल को चलाता है, उसे देखकर सभी लोग प्रेरित होते हैं। वह आलू को खुदाई करते हुए अपने चेहरे पर एक गंभीरता के साथ काम करता है, लेकिन उसके अंदर की खुशी को छिपा नहीं पाता। खेतों में काम करने वाले सभी लोग एक साथ मिलकर आलू निकालने में जुट जाते हैं। उनकी मेहनत की गूंज खेतों में सुनाई देती है, जैसे कि धरती भी उनकी मेहनत को सराह रही हो। पसीना उनकी भुजाओं से बहता है, लेकिन कोई भी थकान की शिकायत नहीं करता। पुरानी जादूगरनी, जो हमेशा से ही रहस्यमय और गंभीर रही हैं, अब इस खुशी के माहौल में शामिल हो जाती हैं। वह एक आलू उठाकर उसे अपने हाथों से छूती हैं, उसकी ठंडक और मिट्टी की महक उन्हें एक नई ऊर्जा देती है। यह तो अद्भुत
अद्भुत है, वह कहती हैं, और उनके शब्दों में एक नई आशा की चमक होती है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे कि वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। फसल की इस खुशी में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खेतों में आलू खुदाई की आवाजें गूंज रही हैं और हर कोई अपने काम में व्यस्त है। जियांग शुआन, जो अब एक नेता की तरह उभरे हैं, अपने साथियों को उत्साहित करते हैं। आओ और मेहनत करो, उनकी आवाज में एक शक्ति है जो सभी को प्रेरित करती है। पुरानी जादूगरनी, जो अब एक नई ऊर्जा से भरी हुई हैं, खेतों में घूमती हैं और हर आलू को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। यह तो अद्भुत है, वह फिर से कहती हैं, और उनके शब्दों में एक नई आशा की झलक होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, खेतों में काम करने वाले लोग थक जाते हैं, लेकिन उनकी मुस्कानें कभी फीकी नहीं पड़ती। हर आलू जो वे निकालते हैं, वह उनके लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। जियांग शुआन और गण सॉन्ग एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनकी आंखों में एक गहरी समझ होती है। यह फसल केवल भोजन नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, खेतों में हलचल कम होती जाती है, लेकिन खुशी का माहौल अभी भी बना हुआ है। जियांग शुआन और गणसोंग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, आलू की बोरियों को एकत्रित करते हुए। उनकी आंखों में संतोष का भाव है, जैसे कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। पुरानी जादूगरनी, जो अब एक नई ऊर्जा से भरी हुई है, उनके पास आती हैं और कहती हैं, तुम लोगों ने अद्भुत काम किया है। उनकी आवाज में गर्व और प्रशंसा है। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और यह एक सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। खेतों में अब आलू की बोरियां भरी हुई हैं और हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर हंसते खिलखिलाते हुए काम कर रहा है। यह केवल एक फसल नहीं है, बल्कि यह उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक है। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हमने एक साथ मेहनत की है और अब हम एक साथ जश्न मनाएंगे। यह सुनकर सभी लोग फिर से खुशी से चिल्लाते हैं। यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद का प्रतीक है। पूर्वी वन्य क्षेत्र में विशाल जनजातियों ने लगभग खेती के पारंपरिक तरीकों को छोड़ दिया था। उनके पास कुछ बागवानी का अनुभव था, जो उन्होंने लंबे समय तक अभ्यास करके प्राप्त किया जा सके। उन्होंने मिट्टी को हल करने के महत्व को भी समझा और इस आवश्यकता के आधार पर हड्डी के हल और हाथ के हल जैसे उपकरणों का आविष्कार किया। उन्होंने खरपतवार निकालना, कीड़े पकड़ना और यहाँ तक कि उर्वरक के मूल बातें भी सीखी, जैसे लकड़ी की राख बिखेरना और कुछ हड्डियों को जमीन में दफन करना। हालांकि चूंकि उनका मुख्य ध्यान खेती पर नहीं था, इसलिए उनका संचित अनुभव बहुत सीमित था। इसके अलावा जब प्राकृतिक आपदाओं या कीटों के हमलों का सामना करना पड़ता था, तो उगाए गए फसलें पूरी तरह से नष्ट हो सकती थी। इसलिए जनजाति के लोग खेती पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अपनी अधिकांश ऊर्जा शिकार और शाकाहारी जानवरों को वश में करने में लगाते थे। जब पुरानी जादूगरनी ने देखा कि वाइन जनजाति की उगाई गई फसलें इतनी उच्च उपज दे रही हैं, तो वह एक अज्ञात आश्चर्य से भर गई। वह जियांग शुआन के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में बड़े गोल आलू को देखकर चमकती आंखों से पूछा, तुमने यह कैसे किया? जियांग शुआन ने पुरानी जादूगरनी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी। वह थोड़ी चौंका गया था, क्योंकि जादूगरनी की स्थिति थोड़ी उग्र थी। उसने पूछा, क्या? जादूगरनी ने फिर से वही सवाल किया, तुम्हारी वाइन जनजाति द्वारा उगाए गए गोल आलू इतने अच्छे क्यों हैं? जियांग शुआन को अब समझ में आया कि जादूगरनी क्या पूछ रही थी, और उसने सोचा कि शायद जादूगरनी पागल हो गई है। उसने कहा, असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ बागवानी का अनुभव है। जियांग शुआन ने आगे कहा, बस समझाने से तुम आसानी से नहीं समझोगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम हमारे जनजाति में एक साल रहकर खुद देखो? जादूगरनी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता दिखाई दी। उसने जियांग शुआन का हाथ छोड़ दिया। उसकी भौहें थोड़ी ढीली हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आ गई। जादूगरनी की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने जियांग शुआन की बातों में एक नई संभावना देखी हो। वह सोचने लगी कि अगर वह वास्तव में एक साल तक इस जनजाति में रह सके, तो वह न केवल खेती की कला को समझ सकेगी, बल्कि अपने जनजाति के लिए भी एक नई दिशा पा सकेगी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने जियांग शुआन की ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो क्या तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। जादूगरनी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वह जानती थी कि यह एक चुनौती होगी, लेकिन वह अपने जनजाति के लिए कुछ नया करना चाहती थी। उसने अपने दिल में एक नई आग महसूस की, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जादूगरनी ने जियांग शुआन से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं सब कुछ सीखूंगी। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह जानता था कि यह निर्णय जादूगरनी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसने कहा, यहाँ रहकर तुम बहुत कुछ सीखोगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। जादूगरनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसे इस नए जीवन में ढलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके दिल में एक नई आशा थी। उसने अपने जनजाति के लिए कुछ नया करने का संकल्प लिया। वह अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार थी। जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त किया, तुम्हें यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, जो तुम्हारे जनजाति के लिए फायदेमंद होगा। जादूगरनी ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ सीखूंगी। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं एक लंबी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा और खुद देखूंगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। उसने एक गोल
गोल आलू उठाया जो इस साल खुदाई में निकला था और कहा, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। यह हमारे लिए इस साल का पहला आलू है। हम इसका उपयोग वाइन देवता की रक्षा के लिए कबीले के भोजन की मात्रा अपेक्षाकृत प्रचुर है। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए एक शरद ऋतु का बलिदान समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ ताकि हम वाइन देवता का धन्यवाद कर सके। जियांग शुआन ने इस विचार पर बहुत समय से विचार किया था। उसने महसूस किया कि वाइन देवता की रक्षा के लिए कबीले को उसे कुछ वापस देना होगा। बलिदान समारोह आयोजित करना इस संबंध में सबसे अच्छा तरीका है। समृद्ध बलिदान वाइन देवता को अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देगा। जियांग ने अनुमान लगाया कि शायद यही कारण है कि वाइन देवता ने कबीले का रक्षक बनने पर सहमति जताई। वर्तमान स्थिति में वाइन देवता नहीं चल सकता, कम से कम अभी नहीं। जैसे जैसे यह बढ़ता है, स्टोन माउंटेन के नीचे की मिट्टी और अधिक बंजर होती जाएगी, जिससे वाइन देवता को अपनी जड़ों को मजबूर होकर फैलाना पड़ेगा। जियांग शुआन और अन्य की पूजा ने वाइन देवता की पोषण की समस्या का समाधान किया। पुरानी जादूगरनी ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में एक अच्छा बलिदान समारोह आयोजित करने का समय आ गया है। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने मिलकर बलिदान समारोह की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने कबीले के सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें इस महत्वपूर्ण अवसर के बारे में बताया। जियांग ने कहा, यह समारोह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। हमें वाइन देवता को धन्यवाद देना है। कबीले के लोग उत्साहित हो गए, उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। उन्होंने मिलकर फसलों को इकट्ठा किया, मछलियां पकड़ी और जानवरों को तैयार किया। चारों ओर एक हलचल थी, जैसे कि जीवन का उत्सव मनाया जा रहा हो। वातावरण में खुशबू थी, जैसे ताजगी और समृद्धि का एहसास हो। जियांग ने देखा कि सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे और यह देखकर उसके दिल में गर्व की भावना जाग उठी। उसने सोचा, यह कबीला एक परिवार की तरह है और हम सभी मिलकर इस समारोह बनाएंगे। जैसे जैसे बलिदान समारोह का दिन नजदीक आ रहा था, जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। गांव का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। हर कोई इस महत्वपूर्ण दिन का इंतजार कर रहा था। जियांग ने सोचा, यह समारोह हमारे कबीले के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा। उसने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और यह देखकर उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पुरानी जादूगरनी ने जियांग से कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह समारोह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे और वाइन देवता के बीच का एक पवित्र बंधन है। जियांग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक गहरी समझ विकसित हुई। उसने महसूस किया कि इस समारोह का महत्व केवल कबीले के लिए नहीं, बल्कि वाइन देवता के लिए भी है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, गांव में एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और चारों ओर की हवा में उत्सव की खुशबू थी। जियांग ने अपने कबीले के लोगों को एकत्र किया और कहा, हम सभी मिलकर इस समारोह को सफल बनाएंगे। सभी ने एक स्वर में कहा, हम वाइन देवता की पूजा करेंगे। जैसे ही जियांग शुआन ने पुरानी जादूगरनी से पूछा, फिर तुमने इसे कैसे आयोजित किया? उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी जो उसकी दिल की गहराइयों से उठ रही थी। उसकी बातें सुनकर जियांग शुआन के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ये सुनकर उसे लगा जैसे वह किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा बन गया हो। पुरानी जादूगरनी की आंखों में एक गहरा अनुभव था जो उसकी उम्र और ज्ञान को दर्शाता था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उसकी साधारण और कच्ची विधि सुनना उसके लिए कठिन था। उसने सोचा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं चिशाओ को यह अनुष्ठान सिखा सकती हूँ। उसे इस शरद ऋतु के बलिदान समारोह का संचालन करने दो। जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं पहले अपनी बहन का धन्यवाद करूंगा। पुरानी जादूगरनी ने हाथ हिलाया और वहां से चली गई, स्पष्ट रूप से जियांग शुआन की अजीब विधि के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए। जियांग शुआन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी दिल से चिशाओ को जादूगरनी बनने का समर्थन किया। आखिरकार वह उसकी बहन थी। अगर चिशाओ न होती तो वह पहले ही खतरनाक जंगल में लटक गया होता। नेतृत्व की स्थिति भी उसे चिशाओ ने दी थी, इसलिए उसे बाद में पदच्युत होने की चिंता नहीं थी। जियांग शुआन ने अपने घर की ओर लौटते हुए अपने मन में पुरानी जादूगरनी की बातें दोहराई। उसने सोचा कि कैसे उसकी बहन चिशाओ इस अनुष्ठान का संचालन कर सकती है। जैसे ही वह बांस के घर में पहुंचा, उसने पहले निकाले गए गोल आलू को सावधानी पूर्वक रखा। यह आलू उनके लिए जीवनदायिनी था, जो उन्हें इस कठिन समय में सहारा देने वाला था। जियांग शुआन ने अपने हाथों से आलू को छूकर उसकी ठंडक महसूस की, जैसे यह उसे एक नई ऊर्जा दे रहा हो। वह फिर से शरद ऋतु की फसल में शामिल हो गया, जहां चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, हंसते खिलखिलाते और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जैसे ही वे आलू और अन्य कंद फसलों को इकट्ठा कर रहे थे, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि जब वे सब मिलकर काम करते हैं तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। उन्होंने सोचा कि ये आलू, पत्थर के अंडे और अन्य खाद्य पदार्थ जो लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उनके जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब उन्होंने उन सभी चीजों को सुरंगों में खोदे गए सेलरों में रखा तो उनके दिलों में एक संतोष की भावना थी। जियांग शुआन ने जब आलू और अन्य कंद फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सेलरों में रखा तो उसने महसूस किया कि यह केवल भोजन नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का आधार था। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से उन सब्जियों को छुआ, उन्हें एक ताजगी का एहसास हुआ, जैसे प्रकृति ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया हो, जबकि अन्य को सुखाकर सब्जी चिप्स में बदल दिया। यह सोचकर ही उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि ये चिप्स बाद में पकाए जा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से उन सब्जियों को छुआ, उन्हें एक ताजगी का एहसास हुआ, जैसे प्रकृति ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया हो। जब बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री कई बांस के घरों में भर गई तो सभी के दिलों में एक स्थिरता आ गई। रात में जब लोग सोने गए तो उनकी हंसी से भरे सपने उनके मन में तैरने लगे।
जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह सब कुछ केवल भोजन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के लिए एक नई आशा का प्रतीक था। उन्होंने अपने परिवार और समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की। जैसे ही रात का अंधेरा चारों ओर छा गया, जियांग शुआन ने अपने परिवार के साथ बैठकर उन सब्जियों और आलू की कहानियां सुनाई। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर इस कठिन समय को पार किया। पुरानी जादूगरनी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं और उसने सोचा कि कैसे ची शाओ इस अनुष्ठान का संचालन करेगी। उसकी बहन के प्रति गर्व की भावना ने उसके दिल को भर दिया। जैसे ही उन्होंने भोजन का आनंद लिया, उनकी हंसी और बातचीत ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल भोजन नहीं था, बल्कि यह उनके बंधन को मजबूत करने का एक तरीका था। जब रात गहराई तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया और यह तय किया कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। पतझड़ की फसल समाप्त होते ही जियांग शुआन ने बलिदान की तैयारी शुरू कर दी। यह बलिदान वाइन जनजाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके स्थापित होने के बाद का वाजिदा है। जियांग शुआन ने महसूस किया कि इस बलिदान समारोह के लिए आवश्यकताओं में सुधार करना होगा, ताकि कम से कम पुरानी जादूनी महिला की नजर में वह तिरस्कृत न हो। इस समारोह के दौरान उन्होंने गानसोंग और 12 अन्य वॉन्डरर्स को वाइन जनजाति में आधिकारिक रूप से शामिल करने की योजना बनाई। इसके अलावा चूंकि भोजन प्रचुर मात्रा में था, जियांग शुआन ने जनसंख्या को और बढ़ाने की तैयारी की। जैसे जैसे जनजाति विकसित होती गई, श्रम शक्ति की कमी स्पष्ट होती गई। उन्होंने 30 से 40 वॉन्डरर्स को भर्ती करने की योजना बनाई। यदि एक साथ बहुत अधिक भर्ती की जाती है तो वाइन जनजाति उन्हें सहन नहीं कर पाएगी, और यदि बहुत कम तो श्रम शक्ति अभी भी अपर्याप्त रहेगी। इसलिए 30 लोगों की भर्ती करने का उनका विश्वास था कि वे सर्दियों में जीवित रह सकेंगे और उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकेंगे। यह गहरी शरद ऋतु का समय था, जब जनजातियां हर साल भोजन के लिए फियर्सली लड़ती हैं। कुछ जनजातियां उठती हैं, अन्य का विनाश हो जाता है। विनाशित जनजातियों के जो लोग बच निकलते हैं वे वॉन्डरर्स बन जाते हैं। यह भर्ती करने का सबसे आसान समय है। भोजन और सर्दियों के सामान की कमी के कारण दक्षिणी वाइल्डरनेस जनजाति कभी भी दास नहीं रखती। वे या तो उन्हें मार देते हैं या अन्य जनजातियों से महिलाओं और बच्चों का अपहरण करते हैं ताकि जनसंख्या बढ़ सके। जियांग शुआन ने बलिदान की तैयारी में जुटे हुए अपने लोगों को देखा। उनके चेहरे पर चिंता और उत्साह का मिश्रण था। वातावरण में एक अद्भुत गंध थी, जो सूखे पत्तों और मिट्टी की महक से भरी हुई थी। वह जानता था कि यह बलिदान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनकी पहचान का प्रतीक था। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि इस बार वह किसी भी कीमत पर पुरानी जादूनी महिला को प्रभावित करेंगे। जियांग शुआन ने अपने लोगों को एकत्र किया और उन्हें संबोधित किया। यह बलिदान हमारी जनजाति के लिए एक नया अध्याय है। हमें इसे गर्व के साथ करना है। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जनजाति के लोग एकजुट होकर बलिदान की तैयारी में जुट गए। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने, रंग बिरंगे फूलों से सजावट की और एक भव्य वेदी बनाने में जुट गए। जियांग शुआन ने देखा कि उनके लोग कितने उत्साहित थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था। क्या वे इस बार सफल होंगे? क्या वे पुरानी जादूनी महिला की नजर में आ सकेंगे? यह सब सोचते हुए उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि इस बार वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। जैसे जैसे बलिदान का दिन नजदीक आ रहा था, जियांग शुआन की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि उन्हें और अधिक वॉन्डरर्स की आवश्यकता है। हमारे पास पर्याप्त भोजन है, लेकिन हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ाना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। जनजाति के लोग उनकी बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि सर्दियों का मौसम निकट है और इस बार उन्हें किसी भी कीमत पर जीवित रहना है। जियांग शुआन ने कहा, हमें 30 से 40 वॉन्डरर्स की भर्ती करनी होगी। उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी। उन्होंने बताया कि यदि वे बहुत अधिक वॉन्डरर्स को एक साथ लाते हैं तो वे उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन यदि बहुत कम लाए तो उनकी जनजाति फिर से कमजोर हो जाएगी। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में चिंता और आशंका थी। क्या वे इस बार सही निर्णय ले पाएंगे? क्या वे सर्दियों में जीवित रह सकेंगे? जियांग शुआन ने अपने लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की। हम एक साथ हैं और हम इस कठिनाई का सामना करेंगे। सर्दियों की कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए जियांग शुआन ने अपने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हमारी जनजाति की ताकत हमारी एकता में है। उन्होंने अपने लोगों को याद दिलाया कि इस समय के दौरान अन्य जनजातियां भोजन के लिए लड़ रही थीं और कई जनजातियां समाप्त हो गई थीं। उन्होंने कहा, हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा ताकि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। जियांग शुआन की आवाज में एक गहराई थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जनजाति के लोग एकजुट होकर बलिदान की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपने हाथों से एक भव्य वेदी बनाई जो उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक थी। जियांग शुआन ने देखा कि उनके लोग कितने उत्साहित थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था। क्या वे इस बार सफल होंगे? क्या वे पुरानी जादूनी महिला की नजर में आ सकेंगे? यह सब सोचते हुए उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि इस बार वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। बलिदान का दिन नजदीक आ रहा था और जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा जगाई। जैसे ही बलिदान का दिन आया, वाइन जनजाति के लोग एकत्रित हुए। वातावरण में एक अद्भुत उत्साह था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी चिंता भी।
रेंगचांग शुआन ने अपने लोगों को संबोधित किया, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यह बलिदान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जनजाति के लोग एकजुट होकर बलिदान की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपने हाथों से एक भव्य वेदी बनाई, जो उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक थी। जेंग शुआन ने देखा कि उनके लोग कितने उत्साहित थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था। क्या वे इस बार सफल होंगे? क्या वे पुरानी जादूनी महिला की नजर में आ सकेंगे? यह सब सोचते हुए उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि इस बार वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। बलिदान का दिन नजदीक आ रहा था और जेंग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा जगाई। जैसे ही जियांग शुआन ने मिट्टी खोदने का कार्य आरंभ किया, उसके चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प की चमक थी। उसके चारों ओर लोग उत्साह से भरे हुए थे। उनकी आंखों में एक नई आशा की किरण थी। मिट्टी की गंध हवा में फैल गई, जो एक अनोखी सुगंध थी, जो मेहनत और समर्पण की कहानी कहती थी। हल्की आवाज में एक गहरी भावना थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। मिट्टी खोदने वाले 4 लोग, जो हड्डी के हल का उपयोग कर रहे थे, एक साथ तालमेल में काम कर रहे थे। हर बार जब हल मिट्टी में धंसता, तो एक नई ऊर्जा का संचार होता। 8 लोग, जो मिट्टी को परिवहन कर रहे थे, बैल की टोकरी में मिट्टी भरते हुए एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनकी मेहनत से मिट्टी की टोकरी भरने में कोई समय नहीं लग रहा था। 3 लोग, जो पत्थर के पहाड़ के पैर पर काम कर रहे थे, मिट्टी को मिलाकर ईंटें बना रहे थे। वे एक दूसरे के साथ हंसते और मजाक करते हुए काम कर रहे थे, जिससे वातावरण में एक हल्का फुल्का माहौल बना हुआ था। जियांग शुआन ने देखा कि सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिससे उसके दिल में गर्व और संतोष की भावना जागृत हुई। यह दृश्य एक सामूहिक प्रयास का प्रतीक था, जहां सभी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, जियांग शुआन और उसकी टीम ने अपनी मेहनत का फल देखा। उन्होंने मिट्टी की ईंटों को एकत्रित किया और उन्हें एकत्रित करके एक बड़ी वेदी का निर्माण शुरू किया। जियांग शुआन ने कहा, यह वेदी हमारी आस्था का प्रतीक है और इसे बनाने में जो मेहनत लगी है, वह हमें हमेशा याद रहेगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वेदी का आकार लेना शुरू हुआ, सभी ने एक दूसरे की मदद की। मिट्टी की ईंटों को सावधानी से रखा जा रहा था और हर एक ईंट के साथ वे अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रख रहे थे। रात की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया, लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी। जियांग शुआन ने देखा कि सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिससे उसके दिल में गर्व और संतोष की भावना जागृत हुई। यह दृश्य एक सामूहिक प्रयास का प्रतीक था, जहां सभी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। जैसे ही वेदी का निर्माण पूरा हुआ, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और अपनी मेहनत के फल को देखकर गर्व महसूस किया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपनी संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। जिस कबीले के सदस्य एक पवित्र वेदी बनाने के विचार में पूरी तरह से डूबे हुए थे, उनके लिए इस कार्य में भाग लेना एक महान सम्मान था। इसलिए ये सभी उत्साह से भरे हुए थे और दिन रात मेहनत कर रहे थे। हर एक सदस्य ने अपने प्रयासों से मिट्टी की खुदाई की और 3 दिनों के भीतर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी इकट्ठा कर ली। मिट्टी को पत्थर के पहाड़ के तल पर लाया गया, जहां इसे मिलाया गया और समान आकार की मिट्टी की ईंटों में ढाला गया। इस प्रक्रिया में सभी ने मिलकर काम किया और जब वेदी का निर्माण शुरू हुआ, तो जियांग शुआन ने अपने हाथों से एक एक करके मिट्टी की ईंटों को ढेर करना शुरू किया। यह कार्य अधिक जटिल था और सभी की मदद से इसे पूरा करने में 3 और दिन लग गए। अंततः सभी वाइन जनजाति के सदस्यों के प्रयासों से 6 दिनों के बाद एक नई वेदी का निर्माण हुआ। यह वेदी गोल थी, ऊपर से संकीर्ण और नीचे से चौड़ी, 3 मीटर ऊंची और इसके आधार का व्यास 6 मीटर था। यह वेदी छोटे जनजातियों के लिए विशाल थी, यहाँ तक कि जियांग शुआन और उसके लोगों के बांस के घरों से भी बड़ी। यहाँ तक कि पुरानी जादूगरनी भी नई वेदी को देखकर चकित रह गई। टोटेम पैटर्न को रंग दो और वेदी पूरी हो जाएगी। जियांग शुआन ने कुछ तेज पत्थर के टुकड़े उठाए, उन्हें कच्चे तरीके से तराशा और खुदाई के औजारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। उसने वेदी पर टोटेम पैटर्न उकेरना शुरू किया। इतनी बड़ी वेदी पर सभी टोटेम पैटर्न खुद अकेले उकेरना बहुत समय लेने वाला था, इसलिए उसने चीशाओ से मदद मांगी। सच कहें तो जियांग शुआन की चित्रकारी की प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी। 1 साल तक टोटेम पैटर्न बनाने के बाद उनके चित्र केवल स्वीकार्य थे, वास्तव में सुंदर नहीं। दूसरी ओर चीशाओ की चित्रकारी की प्रतिभा जियांग शुआन से कहीं अधिक थी। उसके टोटेम पैटर्न में एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी और वे बहुत सुंदर थे। इसलिए जियांग शुआन ने पीछे के हिस्से पर टोटेम पैटर्न उकेरने की जिम्मेदारी ली, जबकि चीशाओ ने सामने वाले हिस्से पर उकेरा। दोनों ने मिलकर काम किया। टोटेम पैटर्न उकेरने में उन्हें एक पूरा दिन लगा। आगे का नाम जियांग शुआन ने कुछ रंग बनाने का कार्य शुरू किया ताकि टोटेम पैटर्न को रंगीन किया जा सके। उसने मिट्टी और पौधों से रंग तैयार किया जो प्राकृतिक और जीवंत थे। जब रंग तैयार हो गए तो उसने उन्हें ध्यानपूर्वक टोटेम पैटर्न पर लगाया। हर एक स्ट्रोक के साथ वेदी में जीवन का संचार हो रहा था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह कार्य केवल एक भौतिक निर्माण नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का प्रतीक था। रंगों की गहराई और पैटर्न की सुंदरता ने उसे एक नई ऊर्जा दी। वह सोचने लगा कि यह वेदी उनके समुदाय को एकजुट करने का एक साधन बनेगी। जब उसने अंतिम बार रंगों को देखा, तो उसे गर्व का अनुभव हुआ। यह केवल एक वेदी नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम थी। जियांग शुआन ने वेदी को अंतिम रूप देने के लिए पॉलिशिंग का कार्य शुरू किया। उसने ध्यानपूर्वक हर एक कोने को चमकाया ताकि वेदी की सुंदरता और भी बढ़ जाए। यह पॉलिशिंग केवल एक बाहरी कार्य नहीं था, बल्कि यह उनके प्रयासों का एक अंतिम सम्मान था। जैसे ही उसने अंतिम स्पर्श किया, वह पीछे हट गया और अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम को देखा। वेदी अब पूरी तरह से तैयार थी और उसकी भव्यता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी कबीले के सदस्य एकत्र हुए और वेदी के चारों ओर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस
महसूस किया कि यह वेदी केवल एक संरचना नहीं थी, बल्कि उनके समुदाय की एकता और संस्कृति का प्रतीक थी। इस क्षण में उन्होंने एक नई शुरुआत का अनुभव किया। वेदी के चारों ओर खड़े सभी कबीले के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। उनकी आंखों में चमक थी और दिलों में गर्व का अनुभव हो रहा था। यह वेदी केवल एक भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि उनके संघर्षों, मेहनत और एकता का प्रतीक थी। पुरानी जादूगरनी ने भी इस वेदी की भव्यता को देखकर सिर हिलाया। उसने कहा, यह वेदी हमारे पूर्वजों की आत्मा को समर्पित है। सभी ने एक साथ मिलकर एक गीत गाया जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता था। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसा क्षण जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक नई यात्रा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। यह वेदी उनके लिए एक नई पहचान का प्रतीक बन गई। जियांग शुआन ने जब वेदी की ओर देखा तो उसके मन में एक गहरी संतोष की भावना उमड़ आई। उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। हमारे पास ये कड़हा है, लेकिन क्या हम कुछ और कर सकते हैं? उसने उत्साह से कहा। उसके साथियों ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी आंखों में भी वही चमक थी जो जियांग शुआन के चेहरे पर थी। उन्होंने मिट्टी के कड़ाहों को बनाने का कार्य शुरू किया। जियांग शुआन ने उन्हें निर्देशित किया और सभी ने मिलकर काम किया। मिट्टी को गीला करना, उसे आकार देना और फिर उन पर टोटेम पैटर्न उकेरना, यह सब एक सामूहिक प्रयास था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कड़ाहों का आकार स्पष्ट होता गया। मिट्टी की ठंडी सतह पर हाथों का स्पर्श और कड़ाहों के आकार में आते ही एक नई ऊर्जा का संचार होता गया। जियांग शुआन की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसने महसूस किया कि यह केवल एक वेदी नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक है। जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कड़ाहों को बनाने का कार्य पूरा किया। अब वेदी पर दो बड़े और सुंदर कड़ाह रखे गए थे, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक थे। जब उन्होंने कड़ाहों को वेदी पर रखा, तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। कड़ाहों की मिट्टी की गहराई और वेदी के टोटेम पैटर्न का संयोजन एक अद्वितीय सौंदर्य रच रहा था। जियांग शुआन ने चारों ओर देखा और पाया कि टोटेम पोल भी स्थापित हो चुके थे, जो वेदी के चारों ओर गर्व से खड़े थे। यह दृश्य एक जादुई अनुभव की तरह था। सूरज की किरणें कड़ाहों पर पड़ रही थीं, जिससे वे और भी चमकीले लग रहे थे। हवा में एक हल्की सुगंध थी, जो मिट्टी और ताजगी का मिश्रण थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और उस क्षण को महसूस किया। यह केवल एक वेदी नहीं थी, बल्कि यह उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनके विश्वास का प्रतीक थी। उसने अपने दिल में एक नई प्रेरणा महसूस की। हमने इसे किया है, उसने उत्साह से कहा। उसके साथियों ने भी खुशी से चिल्लाया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने प्रयासों का फल देखा। वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हुए अपनी सफलता का जश्न मनाने लगे। जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने तय किया कि इस वेदी का उपयोग केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के एकजुटता का प्रतीक भी होगा। उन्होंने सभी जनजाति के लोगों को बुलाया और एक समारोह आयोजित किया। समारोह के दौरान उन्होंने वेदी के चारों ओर एकत्रित होकर अपने पूर्वजों की याद में कुछ विशेष अनुष्ठान किए। जियांग शुआन ने एक कढ़ा में ताजगी से भरे फूल रखे और दूसरे में फल। यह सब एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, चारों ओर एक पवित्रता का अनुभव हुआ। लोग अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे और हवा में एक गहरी शांति थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक वेदी नहीं, बल्कि यह उनके समुदाय का दिल है। सभी ने मिलकर एक नई कहानी लिखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। यह क्षण उनके लिए एक नया अध्याय था, जिसमें वे एकजुट होकर अपने विश्वासों को मजबूत कर रहे थे। जियांग शुआन और उसके साथियों ने शिकार की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए। चारों ओर का वातावरण गंभीर था, जैसे कि जंगल ने भी उनकी चिंताओं को समझा हो। चांद की हल्की रोशनी में जियांग शुआन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, हमें इस बार विशेष ध्यान रखना होगा। हमें जीवित शिकार पकड़ने हैं और यह आसान नहीं होगा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। जियांग शुइंग, जो हमेशा से शिकार में शामिल होने की इच्छा रखता था, ने उत्सुकता से कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो उसके छोटेपन को दर्शा रही थी। जियांग शुआन ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा। नानशिंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह इस मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया, जंगल में एक हल्की हवा चलने लगी, जैसे कि प्रकृति भी उनकी तैयारी का समर्थन कर रही हो। जियांग शुआन ने अपनी टीम को निर्देश दिए और सभी ने एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जो उनकी मित्रता और साहस को और मजबूत कर रहा था। जंगल की गहराइयों में जियांग शुआन और उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर का वातावरण रहस्यमय और रोमांचक था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इशारा किया कि वे चुप रहें। अचानक एक भेड़ की आवाज सुनाई दी जो उनकी दिशा में आ रही थी। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जियांग शुआन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने जाल को तैयार किया। शीशाओ ने उसकी मदद की और गऊ तेंग ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़ी। नानशिंग ने उत्सुकता से देखा, उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही भेड़ उनके करीब आई, जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली और जाल को फेंका। जाल हवा में उड़ता हुआ भेड़ की ओर बढ़ा। यह एक निर्णायक क्षण था। जाल भेड़ पर गिरा और सभी ने एक साथ शोर मचाया। भेड़ जाल में फंस गई। जियांग शुआन और उसके साथियों ने खुशी से एक दूसरे को देखा। यह उनकी पहली सफलता थी। जियांग शुआन ने कहा, हमने इसे किया। सभी ने एक साथ खुशी मनाई। लेकिन तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सभी की आंखें चौकसी से खुल गईं। यह एक खतरे का संकेत था। जियांग शुआन ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें सावधान रहना होगा।
सभी ने एकजुट होकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जंगल में दौड़ते हुए जियांग शुआन और उसके साथी एक अद्भुत दृश्यमानता का अनुभव कर रहे थे। उसके दिलों में एक अद्भुत उत्साह था। जियांग शुआन ने अपनी आंखों को जंगल की गहराई में केंद्रित किया, जहां हिरण की छाया कभी कभी दिखाई देती थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल एक शिकार नहीं बल्कि उनकी जनजाति के अस्तित्व का प्रश्न था। नानशिंग ने फिर से अपनी सीटी बजाई और इस बार उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। उसने शिकार को आकर्षित करने के लिए एक नई ध्वनि निकाली जो जंगल में गूंज उठी। जियांग शुआन ने अपने साथी की ओर देखा और सभी ने एक साथ इशारा किया। यह एक संकेत था, एक संकेत कि वे अब अंतिम प्रयास करने वाले थे। जियांग शुआन ने अपनी भाला को फिर से तैयार किया और जैसे ही हिरण ने एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, उसने उसे फेंक दिया। भाला हवा में तेजी से उड़ता हुआ हिरण की ओर बढ़ा। यह क्षण एक अद्भुत रोमांच से भरा हुआ था और सभी ने अपनी सांसें रोक ली। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को सुना जो उसके कानों में गूंज रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ संभव था। भाला ने हिरण को छुआ और एक पल के लिए समय थम गया। जंगल की गहराई में जहां हर कदम पर खतरा लर्किंग करता है, वहां शिकार करना एक साहसिक कार्य है। यहाँ की हर आवाज, हर हलचल एक नई कहानी कहती है। क्लक क्लक कई क्लिक की आवाज। जंगल में चीशाओ से धीरे से पूछा, क्या हम इन तीतरों को पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छे भेंट होंगे। चीशाओ ने चारों ओर देखा और कहा, 7 रंग के तीतर दूर नहीं उड़ते। हम आगे की ओर घूम सकते हैं, कीड़ों को चारा बनाकर जाल लगा सकते हैं और फिर उन्हें वहां लाने की कोशिश कर सकते हैं। जियांग ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। चारों ने तीतरों के चारों ओर चक्कर लगाया। एक खुली जगह की ओर बढ़ते हुए जल्दी से कुछ कीड़े इकट्ठा किए और कई जाल स्थापित करने लगे। गोतेंग ने जाल लगाने में अपनी प्रतिभा दिखाई। कुछ समय बाद उसने एक छोटे झाड़ी को झुकाया, एक रस्सी को उससे बांधा और उसे एक जमीन पर चलने वाले जाल से जोड़ा। अंत में उसने जाल के केंद्र में एक कीड़ा बांध दिया। यह कीड़ा जाल के ट्रिगर से जुड़ा था ताकि जैसे ही तीतर उसे खाने की कोशिश करता, जाल का सुरक्षा उपकरण सक्रिय हो जाता। ठीक है, गोतेंग ने कहा और फिर उसने जमीन पर के निशानों को हल्के से साफ किया और अगले जाल को लगाने में जुट गया। चारों की मेहनत से सभी जाल जल्द ही स्थापित हो गए। जंगल की गहराई में चारों शिकारियों ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए एकत्रित किया। जियांग शुआन की आंखों में उत्साह और साहस की चमक थी, जबकि चीशाओ की आंखों में एक गहरी सोच थी। गोतेंग ने जाल लगाने की प्रक्रिया में अपनी दक्षता दिखाई और उसके हाथों में एक अद्भुत कौशल था। जैसे ही उन्होंने जाल को स्थापित किया, जंगल की शांति को एक हल्की सी खड़खड़ाहट ने तोड़ा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक अदृश्य तनाव का अनुभव किया। क्या वे अपनी योजना में सफल होंगे? क्या तीतर उनके जाल में फंसेंगे? यह सब सोचते हुए उन्होंने अपने जालों को अंतिम रूप दिया। गोतेंग ने एक जाल को ठीक से सेट किया और उसके चेहरे पर संतोष की भावना थी। अब बस इंतजार करना है, उसने कहा और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट, सभी ने एक अद्भुत वातावरण का निर्माण किया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चारों ने अपने जालों के चारों ओर ध्यान केंद्रित किया और जंगल की हर हलचल पर नजर रखी। अचानक एक तीतर ने अपने पंखों को फैलाया और सभी की सांसें थम गई। क्या वह जाल की ओर बढ़ेगा? क्या यह उनका भाग्य बदलने वाला क्षण होगा? जंगल की गहराई में हर पल एक नई कहानी का निर्माण कर रहा था। जंगल में समय धीरे धीरे बीत रहा था और चारों शिकारी अपनी जालों के पास खड़े थे। अचानक एक हलचल हुई। एक तीतर अपने चमकीले रंगों के साथ जाल के करीब आ गया। जियांग शुआन की धड़कनें तेज हो गई। उसने चुपचाप अपने हाथों को जाल की ओर बढ़ाया। जैसे ही तीतर ने जाल के पास पहुंचकर कीड़े को देखने की कोशिश की, चिशाओ ने उसे इशारा किया कि धैर्य रखो। जंगल की शांति में केवल तीतर की हलचल और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही तीतर ने कीड़े को खाने के लिए झुकाया, जाल का ट्रिगर सक्रिय हो गया। एक तेज आवाज के साथ जाल ने तीतर को पकड़ लिया। चारों शिकारी खुशी से झूम उठे। हमने इसे पकड़ लिया, गो तेंग ने खुशी से चिल्लाया। जियांग शुआन ने तीतर को पकड़ते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है, अब हमें और तीतर पकड़ने होंगे। चारों ने फिर से अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित किया। जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तीतर की पकड़ में आने से चारों के मन में एक नई उमंग जाग उठी। उन्होंने फिर से जाल लगाने का कार्य शुरू किया और जंगल की आवाजें उनके उत्साह को और बढ़ा रही थी। हर पत्ते की सरसराहट, हर चिड़िया की चहचहाहट जैसे उनकी सफलता का जश्न मना रही थी। जंगल में सफलता का जश्न मनाते हुए चारों शिकारी एक दूसरे के साथ खुशी से बातें कर रहे थे। जियांग शुआन ने तीतर को अपने हाथों में उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। देखो ये कितना सुंदर है, उसने कहा। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें और तीतर पकड़ने होंगे, यह तो बस शुरुआत है। गो तेंग ने कहा, मैंने और जाल तैयार किए हैं, चलो जल्दी करें। चारों ने फिर से अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित किया। जंगल की आवाजें अब उनके उत्साह के साथ मिलकर एक नई धुन गा रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती चिड़ियों की चहचहाट और हवा में ताजगी का एहसास, सब कुछ एक अद्भुत माहौल बना रहा था। जैसे जैसे उन्होंने और जाल लगाए, जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। हर जाल के साथ उनके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। क्या वे और तीतर पकड़ सकेंगे? क्या यह दिन उनके लिए और भी सफल होगा? इन सवालों के साथ चारों शिकारी जंगल की गहराई में आगे बढ़ते रहे और हर कदम पर नई संभावनाएं तलाशते रहे। जंगल की गहराई में चारों शिकारी अपनी सफलता के बाद और भी उत्साहित हो गए थे। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें वे और तीतर पकड़ने के लिए और जाल स्थापित करने का निर्णय लिया। गो तेंग ने फिर से अपनी प्रतिभा दिखाई और उसने जल्दी से एक नया जाल लगाए। एक बार फिर तीतरों की हलचल सुनाई दी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक नई उम्मीद उनके दिलों में जाग उठी। क्या वे फिर से सफल होंगे? क्या यह दिन उनके लिए और भी खास बनेगा? जैसे जैसे समय बीत रहा था, जंगल की हर आवाज, हर हलचल उनके सपनों की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने अपने जालों को ध्यान से देखा और जंगल की हर हलचल पर नजर रखी। अचानक एक और तीतर उनके जाल के करीब आया। चारों ने एक साथ सांसें थाम ली। क्या यह उनका भाग्य बदलने वाला क्षण होगा? जंगल की गहराई में हर पल एक नई कहानी का निर्माण कर रहा था। नानशिंग, मेरे पीछे आओ। बहन, तुम बाईं ओर जाओ, गुतेंग दाईं ओर जाएगा।
बाद में हम तीनों दिशाओं से उन्हें घेर लेंगे और उन 7 रंग के तीतरों को जालों की ओर उड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। ठीक है। जियांग शुआन ने कार्य सौंपने के बाद तुरंत नानशिंग को अपने साथ लिया और वे अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौटने लगे। चिशाओ और गु तेंग ने फिर से 7 रंग के तीतरों के दोनों ओर घेराबंदी की। वो वो सभी ने तुरंत खड़े होकर अपने हाथों में हथियार लहराए और शिकार को भगाने के लिए आवाजें की। क्लक क्लक क्लक, फ्लैप फ्लैप फ्लैप। 7 रंग के तीतर डर गए और इंस्टिंक्टिवली उस दिशा में उड़ने लगे जहां कोई व्यक्ति नहीं था। चूंकि ये तीतर काफी मोटे थे और उड़ने में कुशल नहीं थे, वे केवल कुछ मीटर उड़कर झाड़ियों में छिप गए। जियांग शुआन और समूह फिर से इकट्ठा हुए। जब उन्होंने देखा कि तीतर जाल के क्षेत्र की ओर उड़ रहे हैं तो जियांग शुआन संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब हम एक पेड़ खोजते हैं जहां से हम सभी जाल देख सके और फिर पेड़ पर छिपकर धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। चारों ने थोड़ी देर खोजबीन की और फिर एक अच्छे दृश्य वाला पेड़ पाया। तेजी से चढ़ गए और मोटी शाखाओं के बीच छिप गए। पत्तियों के बीच से गतिविधियों का अवलोकन करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद उन 7 रंग के तीतरों ने सोचा कि इंसान चले गए हैं और धीरे धीरे झाड़ियों से अपने सिर बाहर निकालने लगे। पहले तो वे काफी सतर्क थे, अपने चारों ओर की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहे थे। आधे घंटे बाद एक 7 रंग का तीतर सबसे पहले एक जाल में फंसा हुआ कीड़ा देखता है। उसने कीड़े को कुछ समय तक घूरा, अंततः प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसे चोंच से चोंच मारी। हो! जैसे ही उसने कीड़े पर चोंच मारी, जाल तुरंत सक्रिय हो गया। झाड़ी ने झपटा मारा और जाल ने इस 7 रंग के तीतर की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसे ऊपर उठा लिया। यह तीतर अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाने लगा, लेकिन अब वह भाग नहीं सका। क्लक क्लक क्लक, अन्य 7 रंग के तीतर फिर से भाग गए। पकड़ा, चलो नीचे चलें। चारों ने तेजी से पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया। जियांग शुआन सबसे तेजी से जाल की ओर दौड़ा, 7 रंग के तीतर के पंखों को पकड़ते हुए। जल्दी इसके पंजों को बांधो। गु तेंग ने उत्साह से एक रस्सी निकाली, जल्दी से तीतर के दोनों पंजों को पकड़कर उन्हें बांध दिया। ची शाओ ने फिर तीतर की गर्दन से रस्सी को खोला ताकि वह दम न घुटे। यह एक मोटा 7 रंग का तीतर है, बेहतरीन पेशकश। हाहा। जियांग शुआन ने 7 रंग के तीतर को पकड़ा, चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। यह शिकार यात्रा अच्छी तरह से शुरू हुई थी। निश्चित रूप से वे और भी शिकार पकड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने तीतर को पकड़ा, चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अद्भुत उत्साह था। जंगल की गहराई में पेड़ों की छायाएं और पत्तियों की सरसराहट ने एक जादुई वातावरण का निर्माण किया था। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाट ने इस पल को और भी खास बना दिया। जियांग शुआन ने तीतर को अपने हाथों में उठाया, उसके पंखों की नर्मता को महसूस करते हुए, उसके दिल की धड़कन को सुनते हुए। यह तो सच में एक बेहतरीन शिकार है, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, उसने कहा। गु तेंग ने तीतर के पंजों को मजबूती से बांधते हुए कहा, हमें और भी तीतर पकड़ने चाहिए, यह तो बस शुरुआत है। ची शाओ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें और भी तैयार रहना चाहिए। चारों ने एक दूसरे को उत्साह से देखा और फिर से शिकार के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे फिर से शिकार पर निकले, जंगल की गहराइयों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जियांग शुआन ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो, हमें और भी तीतर पकड़ने हैं। गु तेंग और चिशाओ ने उसकी बातों पर सहमति जताई। चारों ने एक साथ आगे बढ़ते हुए जंगल की हरियाली में खो जाने का अनुभव किया। पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट ने उनके कदमों को और भी हल्का बना दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक बढ़ती गई। अचानक चिशाओ ने एक और तीतर देखा जो झाड़ियों के पास चहलकदमी कर रहा था। वहां देखो, उसने चिल्लाया। सभी ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। तीतर ने अपनी चोंच से जमीन को खुरचते हुए कीड़े खोजने की कोशिश की। जियांग शुआन ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए ताकि तीतर को डर न लगे। ध्यान से, धीरे धीरे, उसने कहा। गु तेंग ने अपनी आंखों को तीतर पर केंद्रित किया, उसकी धड़कन तेज हो गई। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी तीतर के करीब पहुंचने लगे, जंगल में एक सन्नाटा छा गया। केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जियांग शुआन ने अपनी आंखें तीतर पर केंद्रित की। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, तीतर ने अचानक अपनी चोंच उठाई और चारों ओर देखने लगा। अब, जियांग शुआन ने चिल्लाया। सभी ने एक साथ दौड़ लगाई तीतर को पकड़ने के लिए। तीतर ने डर के मारे उड़ने की कोशिश की, लेकिन जियांग शुआन ने उसे पकड़ लिया। पकड़ा, उसने खुशी से चिल्लाया। गु तेंग ने तुरंत रस्सी निकाली और तीतर के पंजों को बांधने लगा। चिशाओ ने तीतर की गर्दन से रस्सी को खोला ताकि वह सांस ले सके। यह तो अद्भुत है, जियांग शुआन ने कहा। हमारी शिकार यात्रा सफल रही है। चारों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। जंगल में उनकी जीत की गूंज सुनाई दे रही थी और उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। जियांग शुआन और उसके साथी चारों ओर फैले घने जंगल में आगे बढ़ते हुए एक अद्भुत यात्रा पर निकले थे। उनके ऐसा किस्सा कभी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की गहराई में एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। यह एक विशाल दांतों वाले बाघ की दहाड़ थी जो किसी अन्य जानवर के साथ भयंकर लड़ाई में लगा हुआ था। जियांग शुआन और उसके साथी उस दिशा में जाने से बचते रहे क्योंकि वे उस जानवर के हमले का सामना करने के लिए बहुत छोटे थे। यह जगह मुझे जानी पहचानी लगती है, जियांग ने कहा। जंगल के बीचों बीच चलते हुए उसे यह स्थान याद आया। उन्होंने अक्सर शिकार के लिए पहाड़ों में अलग अलग रास्ते लिए थे, लेकिन यह रास्ता उनमें से एक था जो वे कम ही लेते थे। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, आगे एक थंडर ट्री का समूह होना चाहिए। चेशाओ की याददाश्त अद्भुत थी, उसने तुरंत कहा, मुझे याद है, यहाँ सच में थंडर ट्री का एक समूह है। जियांग शुआन ने उसके शब्दों को सुनकर अपनी यादों को ताजा किया। वसंत में वे यहाँ आए थे और थंडर ट्री के समूह का सामना किया था। उस समय पेड़ केवल अंकुरित हो रहे थे और उनकी जादुई विशेषताएं स्पष्ट नहीं थी। बहन, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि थंडर ट्री पर एक ऐसा फल होता है जो पकने पर फट जाता है और उनके नीचे एक पृथ्वी कवच जानवर होता है जो शिकार चुराता है ना? बिल्कुल सही, चिशाओ ने
ने पुष्टि की। चलो देखते हैं क्या हम एक पृथ्वी कवच जानवर पकड़ सकते हैं और इसे भेंट के रूप में वापस ले जा सकते हैं। जियांग तुरंत चल पड़ा, जबकि गौतेंग और नानशिंग उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे जादुई पौधे नहीं देखे थे। चिशाओ उनके साथ चल रही थी, गंभीरता से याद दिलाते हुए थंडर ट्री अब बहुत खतरनाक है। पहले हिरण जनजाति की शिकार टीम उन्हें चारों ओर से घेरती थी और कभी भी थंडर ट्री के नीचे पृथ्वी कवच जानवरों को पकड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। जियांग शुआन और उसके साथी थंडर ट्री की ओर बढ़ते हुए अपने चारों ओर की खतरनाक स्थिति को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल की गहराई में पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे एक अदृश्य खतरे का भी एहसास करा रही थी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया जैसे जैसे वे थंडर ट्री के करीब पहुंच रहे थे। क्या तुम सब तैयार हो? उसने अपने दोस्तों से पूछा, उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था। गौतेंग ने उत्साह से कहा, हाँ हम तैयार हैं। नानशिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। चिशाओ ने गंभीरता से कहा, ध्यान रखना, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए थंडर ट्री की विशालता उनके सामने प्रकट होने लगी। पेड़ की शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उनमें से कुछ फल लटक रहे थे जो पकने के लिए तैयार थे। जियांग ने ध्यान से देखा, देखो वहाँ फल है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने फल की ओर इशारा किया, एक तेज आवाज सुनाई दी। यह एक पृथ्वी कवच जानवर की आवाज थी जो अपने शिकार की तलाश में था। जियांग और उसके साथी एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी आंखों में उत्सुकता और डर का मिश्रण था। हमें जल्दी करनी होगी, चिशाओ ने कहा, अगर हम इसे पकड़ना चाहते हैं तो। जियांग शुआन और उसके साथी जब उन्होंने पृथ्वी कवच जानवर को भागते हुए देखा तो उनके दिलों में निराशा की लहर दौड़ गई। लेकिन जियांग ने हार नहीं मानी। उसने तेजी से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इसे रोकना होगा। गौतेंग और नानशिंग ने एक बार फिर से एकजुट होकर जियांग के साथ दौड़ना शुरू किया। जंगल की हरियाली के बीच वे जानवर के पीछे दौड़ रहे थे, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। चिशाओ ने कहा, यह जानवर बहुत तेज है, हमें एक योजना बनानी होगी। जियांग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हम इसे उस झील के पास घेर सकते हैं, वहां पर यह फंस जाएगा। सभी ने सहमति जताई और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे झील के करीब पहुंचते गए, जंगल की आवाजें धीमी हो गईं। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जियांग ने महसूस किया कि यह सन्नाटा खतरनाक था। सावधान रहो, उसने कहा, कुछ भी हो सकता है। अचानक झील के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पृथ्वी कवच जानवर पहले से ही वहां था और वह उन्हें देखकर भयंकर दहाड़ने लगा। जियांग और उसके साथी एक पल के लिए ठिठक गए। अब क्या करें? गौतेंग ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। गौतेंग ने पेड़ के नीचे इशारा करते हुए कहा, नेता वहां एक ग्रे खरगोश है जो विस्फोट में मारा गया है। जब जियांग शुआन ने विस्फोट स्थल पर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक बड़ा ग्रे खरगोश पड़ा था, जिसका मांस और हड्डियां विस्फोट से बुरी तरह से कुचली गई थीं। यह दृश्य न केवल भयानक था, बल्कि यह जंगल के क्रूरता को भी दर्शाता था। थंडर फल के विस्फोट ने जमीन पर कुछ फल का गूदा भी बिखेर दिया था, जो जानवरों को थंडर ट्री की ओर आकर्षित करने के लिए एक चारा बन गया था। यह ग्रे खरगोश संभवतः इसी गूदे की ओर खिंचाया था और अपनी जान गंवा दी थी। ग्रे खरगोश, जो कि बड़े जंगल के खरगोशों में से एक है, का वजन 30 से 40 पाउंड तक हो सकता है। वाइन जनजाति का एक लक्ष्य इस ग्रे खरगोश को पालतू बनाना है, क्योंकि यह घास खाता है और जल्दी प्रजनन करता है, जिससे यह पशुपालन के लिए उपयुक्त बनता है। जियांग शुआन ने कहा, चलो देखते हैं कि क्या इस ग्रे खरगोश की गंध पृथ्वी कवच जानवर को बाहर ला सकती है। जियांग शुआन की आंखों में एक जिज्ञासा थी, वह पृथ्वी कवच जानवर को देखना चाहता था। यदि मौका मिला तो वह एक को बलिदान के लिए पकड़ना चाहता था। पृथ्वी कवच जानवर बहुत कीमती होता है और एक उत्कृष्ट बलिदान के लिए आदर्श होता है। चारों ने पास के ऊंचे पेड़ों के बीच छिपकर ऊपर से किसी भी पृथ्वी कवच जानवर के बाहर निकलने का इंतजार किया। वातावरण में एक गहरी खामोशी थी, केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जियांग शुआन की धड़कन तेज हो गई थी जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसकी नजरें एक मिट्टी के सुरंग से बाहर निकलते हुए एक सिर पर पड़ी। यह एक चालाकी से भरा हुआ दृश्य था जो उसे और भी उत्सुक बना रहा था। जियांग शुआन ने धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जैसे ही वह उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब पृथ्वी कवच जानवर पूरी तरह से बाहर आएगा। उसके मन में कई योजनाएं चल रही थीं। वह जानता था कि उसे सही समय पर सही कदम उठाना होगा। चिशाओ और गौतेंग ने भी उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आशा और डर का मिश्रण था। जंगल का वातावरण अचानक से बदल गया था, जैसे कि हर जीव ने इस क्षण की गंभीरता को महसूस किया हो। एक हल्की हवा चलने लगी, जिससे पत्तियां सरसराने लगी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को सुना, जो उसके कानों में गूंज रही थी। तभी जैसे ही पृथ्वी कवच जानवर ने अपने शरीर को बाहर निकाला, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही पृथ्वी कवच जानवर पूरी तरह से बाहर आया, जियांग शुआन ने अपने कदम बढ़ाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण क्षण का सामना कर रहा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत संयोजन था, माइनस डर, उत्साह और आशा। जियांग शुआन ने अपने हाथ में एक साधारण लेकिन प्रभावी उपकरण पकड़ा, जो उसकी तैयारी को दर्शाता था। वह जानता था कि यह क्षण उसके लिए एक परीक्षा है और उसे अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। पृथ्वी कवच जानवर ने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, जैसे कि वह खतरे को भांप रहा हो।
जियांग शुआन ने गहरी सांस ली और अपने इरादे को मजबूत करते हुए उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जियांग शुआन की सोच में गहराई थी, उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। वह थंडर फलों के विस्फोट की योजना बना रहा था, जो उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। उसके चारों ओर का वातावरण हल्का सा गहरा हो गया था, जैसे कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो। अगर मैं पेड़ के पास जाकर थंडर फलों को एक साथ विस्फोटित कर दूं, तो मैं पृथ्वी कवच जीव को पकड़ सकता हूं, उसने सोचा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि उसे कोई नई राह मिल गई हो। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में काम करेगा? उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि वह किसी भी संभावित खतरे का आकलन कर रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कि वह किसी बड़े खतरे का सामना करने जा रहा हो। उसने अपने दिमाग में योजना को और स्पष्ट किया और अपने कदमों को आगे बढ़ाने का साहस जुटाया। वह धीरे धीरे पेड़ के करीब गया। उसके कदमों की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने थंडर फलों को ध्यान से देखा। उनकी चमक और खतरनाक रूप ने उसे और भी उत्सुक बना दिया। क्या मैं ये कर सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। जियांग शुआन ने चारों ओर देखा है, उसे कुछ विशाल चट्टानें दिखाई दी। चलो पेड़ से उतर जाओ और चट्टानों के पीछे छिप जाओ, उसने आदेश दिया। चारों ने पेड़ से उतरकर चट्टानों के पीछे छिपने का निर्णय लिया। इस समय जियांग शुआन के चारों ओर देखा और उसे कुछ विशाल चट्टानें दिखाई दी। चलो पेड़ से उतर जाओ और चट्टानों के पीछे छिप जाओ, उसने आदेश दिया। चारों ने पेड़ से उतरकर चट्टानों के पीछे छिपने का निर्णय लिया। इस समय जियांग शुआन ने चारों ओर देखा और उसे कुछ विशाल चट्टानें दिखाई दी। चलो पेड़ से उतर जाओ और चट्टानों के पीछे छिप जाओ, उसने आदेश दिया। चारों ने पेड़ से उतरकर चट्टानों के पीछे छिपने का निर्णय लिया। इस समय जियांग शुआन ने काबजीत कर चारों के हथियार खाए औसनी के पट दिस झुना। जियांग शुआन ने फंसे बड़े गरजते फल की ओर तीर चलाया। नीचे झुक जाओ। तीर चलाने के बाद जियांग शुआन के पास परिणाम देखने का समय नहीं था और उसने तुरंत दूसरों के साथ झुक गया। बूम! गरजते फल पर निशाना साधा गया और वह फट गया। इसके टूटे हुए बाहरी खोल चारों ओर तेजी से बिखर गए। जल्द ही एक भयानक दृश्य उभर आया। बूम बूम बूम! पेड़ पर सभी गरजते फल प्रभावित हुए और एक के बाद एक फटने लगे। जंगल में निरंतर विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी, जिससे आसपास के पक्षियों और जानवरों में हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि पृथ्वी कवच पशु जो जमीन के नीचे खुदाई कर रहा था, उसने भी अपनी खुदाई रोक दी और अपने सुरंग के गहरे हिस्से में वापस चला गया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि मिट्टी, पत्थर के टुकड़े और फल के मलबे उसके पास से तेजी से गुजर रहे हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे चट्टानों के लिए आश्रय पाकर भाग्यशाली थे। ची शाओ, गू तेंग और नानशिंग भी भयभीत थे, अपने कान कसकर ढक लिए। जब सब कुछ खत्म हुआ तो उस गरजते पेड़ों का क्षेत्र इस हद तक नष्ट हो गया था कि टूटे हुए शाखाएं चारों ओर बिखरी थीं और पेड़ों पर कोई गरजते फल नहीं बचे थे। यहाँ तक कि आसपास के पेड़ भी व्यापक क्षति के शिकार हो गए थे, एक भयानक दृश्य उत्पन्न करते हुए। यार शुयान एक विशाल चट्टान के पीछे से निकल के उस स्थान पर खिया दिए बसाए। फिर वह धीरे धीरे उन पेड़ों की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विस्फोट के बावजूद आसपास के कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन बिजली के पेड़ खुद ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। केवल कुछ छोटी शाखाएं टूटी थी, जबकि मुख्य तना और मजबूत शाखाएं अडिग थी। ये कितने मजबूत हैं, उसने सोचा। जियांग ने अपनी हड्डी की भाला से पेड़ को छुआ और पाया कि यह बेहद कठोर था। यहाँ तक कि इसकी बाहरी छाल भी लोहे के समान कठोर होती है। हालांकि बिजली का पेड़ खतरनाक है, लेकिन यदि इसकी प्रवृत्ति को समझ लिया जाए तो यह बहुत उपयोगी हो सकता है, उसने सोचा। उसने यह भी समझा कि यदि बिजली का फल पकने के कगार पर हो तो इसे एक बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसे एक बड़े पत्थर फेंकने वाली रस्सी के साथ फेंक दें और यह दुश्मनों के एक बड़े समूह को घायल कर सकता है। इसके अलावा बिजली के पेड़ की लकड़ी लोहे के समान कठोर होती है और इसका उपयोग औजार या हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। जियांग ने सोचा, अगर ये बिजली के पेड़ जानते कि मैंने उनके साथ क्या योजना बनाई है तो शायद वे गुस्से में आकर अपनी पेड़ की भाषा में बोलने लगते। लेकिन जियांग को याद था कि उसने बिजली के पेड़ को क्यों उड़ा दिया था। उसका लक्ष्य था पृथ्वी कवच जानवर को पकड़ना। यह ग्रे खरगोश कितना दयनीय है। उसने देखा कि ग्रे खरगोश जमीन पर कई बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। इसे जैसे तैसे संभालना होगा। जियांग ने एक पेड़ की छाल की रस्सी का उपयोग करके बिखरे हुए ग्रे खरगोश को एक साथ बांध दिया और फिर उस छिद्र की ओर बढ़ा जहाँ पृथ्वी कवच जानवर पहले प्रकट हुआ था। उसने रस्सी के एक सिरे को बिजली के पेड़ की एक मोटी शाखा से बांध दिया और ग्रे खरगोश को लटका दिया। जियांग शुआन ने अपनी भाला को ऊपर उठाया और जानवर की ओर फेंकने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में एक अद्भुत साहस था और उसने अपने इरादे को स्पष्ट किया। मैं तुम्हें पकड़ूंगा, उसने फिर से कहा। जैसे ही उसने भाला को फेंका, समय जैसे थम गया। भाला हवा में लहराता हुआ जानवर की ओर बढ़ा। जियांग की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में शामिल हो गया हो। जानवर ने भाला को अपनी ओर आते हुए देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, एक चुनौती। जैसे ही भाला जानवर के करीब पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ा। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस क्षण को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। अचानक भाला जानवर के कवच में धंस गया और जियांग ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, उसने मन में कहा। लेकिन तभी जानवर ने एक जोरदार गर्जना की और भाला को अपने शरीर से बाहर खींचने की कोशिश की। जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जानवर की शक्ति के सामने वह असहाय महसूस कर रहा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, उसने अपने आप से कहा। जियांग ने फिर से भाला को मजबूती से पकड़ा और जानवर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से खड़ा हो गया। यह एक अद्भुत संघर्ष था, जहां साहस और शक्ति की परीक्षा हो रही थी। जियांग ने अपने इरादे को स्पष्ट किया और जानवर को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी कवच पशु को पकड़ लिया,
लिया, जियांग शुआन और उसके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत खुशी थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। जियांग गल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, लेकिन तभी जियांग शुआन ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने चारों ओर देखा और उसे लगा कि जंगल की खामोशी कुछ अजीब थी। अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और जियांग शुआन ने कहा, सावधान रहो। जैसे ही उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि चारों ओर से कुछ छायाएं उन्हें घेरने लगी। यह एक नई चुनौती थी जो उनकी खुशी को छीनने के लिए आई थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी। हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। सभी ने एकजुट होकर खड़े होने का संकल्प लिया। जंगल में एक नई लड़ाई का आगाज हो रहा था और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। यह क्षण, जो पहले खुशी से भरा था, अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। जियांग शुआन ने अपनी भाला को पूरी ताकत से पृथ्वी कवच पशु की ओर फेंका। भाला हवा में तेजी से उड़ता हुआ गया, जैसे कोई तीर निशाने पर हो। ची शाओ ने रस्सी को और कसते हुए कहा, अब इसे पकड़ो। जियांग ने अपने दोस्तों की ओर देखा, उनकी आंखों में साहस और समर्थन था। जैसे ही भाला पृथ्वी कवच पशु के करीब पहुंचा, उसने एक भयंकर गर्जना की और अपने दांतों को दिखाया। जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भाले को सही समय पर फेंका। भाला सीधा पृथ्वी कवच पशु के शरीर में धंस गया। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। जियांग ने महसूस किया कि उसकी जीत का क्षण आ गया है। ची शाओ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमने इसे पकड़ लिया। जियांग ने अपनी आंखों में जीत की चमक देखी। पृथ्वी कवच पशु ने जोर से संघर्ष किया, लेकिन रस्सी ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। जियांग और उसके दोस्तों ने एक साथ आकर उसे काबू में करने का प्रयास किया। वातावरण में एक अद्भुत उत्साह था, जैसे हर कोई एक साथ जश्न मना रहा हो। जियांग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पृथ्वी कवच पशु को काबू में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हम इसे जीतेंगे, उसने चिल्लाते हुए कहा, और सभी ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया। जियांग शुआन ने पृथ्वी कवच पशु का पसा कर दिया। उसने हड्डी के समय जियांग शुआन ने चिल्लाया, वाइन जाल का उपयोग करो, इसे ढक दो। निश्चित रूप से जैसे ही यह वाइन जाल से ढका गया, पृथ्वी कवच पशु गल के पृथ्वी कवच पशु का यानशुआन ने जमीन पर पड़े पृथ्वी कवच पशु को देखा। पृथ्वी कवच पशु को कसकर बांधने में सफल रहे। आखिरकार हमने इसे जीवित पकड़ लिया। जियांगशुआन ने जमीन पर पड़े पृथ्वी कवच पशु को देखा, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा था, और उसने राहत की सांस ली। चारों पसीने से तरबतर थे और थोड़ी देर आराम किया। फिर उन्होंने पास में और बेलें पाई और मजबूत लकड़ी का उपयोग करके एक स्ट्रेचर जैसा कुछ बनाया और पृथ्वी कवच पशु को इसमें बांध दिया। चलो पहले इस पृथ्वी कवच पशु को वापस ले चलते हैं। चूंकि पृथ्वी कवच पशु काफी बड़ा था और शाम हो रही थी, चारों ने अन्य शिकार की तलाश जारी नहीं रखी। उन्होंने बारी बारी से पृथ्वी कवच पशु को जनजाति की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे जियांग शुआन और उसके साथी जनजाति की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिलों में एक अद्भुत संतोष था। उन्होंने अपनी मेहनत का फल देखा था और अब वे अपने समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया। गुतेंग ने कहा, यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन हमने इसे किया। नानशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक टीम के रूप में काम किया और यही हमारी ताकत है। जियांग ने कहा, हमारी मेहनत और एकता ने हमें जीत दिलाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सूर्य की रोशनी धीरे धीरे ढल रही थी और आसमान में रंग बिरंगी छटा फैल रही थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था और उनके दिलों में आशा की किरण जगमगा रही थी। जैसे ही वे जनजाति के निकट पहुंचे, उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को देखा जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जियांग ने कहा, हमने इसे जीवित पकड़ लिया है। जनजाति के लोग खुशी से चिल्लाए और उनकी ओर दौड़ पड़े। यह एक जश्न का माहौल था, जिसमें सभी ने मिलकर उनकी सफलता का जश्न मनाया। जियांग ने अपने साथियों को गले लगाया और कहा, यह हमारी जीत है और हम इसे हमेशा याद रखेंगे। चारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाया और यह क्षण उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। पृथ्वी कवच पशु को पत्थर के पहाड़ के तल पर नए वेदी के पास अस्थायी रूप से रखा। यह बेल देवता के लिए एक बलिदान का अर्पण था और जियांग शुआन को विश्वास था कि बेल देवता की निगाहों के नीचे यह भाग नहीं सकेगा। अगले 2 दिनों में वे फिर से पहाड़ों में गए और एक वयस्क बड़े सींग वाले भेड़ को जाल में पकड़ लिया, साथ ही कुछ छोटे शिकार भी। यह बड़ा सींग वाला भेड़ पृथ्वी कवच पशु से भी बड़ा था, जिसका वजन 500 पाउंड से अधिक था। अगर जियांग शुआन और अन्य ने विप ट्री के फलों का सेवन नहीं किया होता, जो उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं, तो इसे जिंदा वापस लाना आसान नहीं होता। इस समय समारोह के लिए बलिदानों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। बड़े सींग वाला भेड़ पृथ्वी कवच पशु, 7 रंग का तीतर, 5 रंग का बत्तख और बड़े बांस चूहों को सर्वश्रेष्ठ के लिए चुना जाना था। हमें अभी एक बड़ा मछली चाहिए। जियांग शुआन ने नदी के किनारे एक बड़ी मछली पकड़ने की योजना बनाई, जिससे बलिदान लगभग पूरा हो जाएगा। असली बड़ी मछली आमतौर पर गहरे पानी के क्षेत्रों में पाई जाती है और उनमें पानी में अपार शक्ति होती है, जिससे उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होता है। सावधानी पूर्वक विचार
विचार करने के बाद जियांग शुआन ने बड़ी मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने का निर्णय लिया। मछली पकड़ने के लिए जाल लगाना असली बड़ी मछली को पकड़ने में मुश्किल होता है और बिना नाव या अच्छे मछली पकड़ने के जाल डालना एक बुरा विचार है। जियांग शुआन और उसके साथी जब पहाड़ों में फिर से गए, उन्होंने एक विशाल वयस्क बड़े सींग वाले भेड़ को पकड़ने के लिए अपने जाल का उपयोग किया। यह भेड़ अपने आकार में अद्वितीय थी और इसके सींगों की भव्यता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उन्होंने इसे पकड़ने में सफलता पाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भेड़ का वजन इतना अधिक था कि उसे उठाना एक चुनौती बन गया। जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे धीरे धीरे खींचा और हर एक कदम पर उनकी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा था। भेड़ की ऊन से एक विशेष गंध आ रही थी जो जंगल की ताजगी के साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रही थी। जैसे जैसे वे इसे वापस ले जा रहे थे, जंगल की आवाजें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को जीवंत बना दिया। जब वे वापस जनजाति के पास पहुंचे तो सभी ने उन्हें देखकर ताली बजाई। यह पल एक विजय की तरह था और जियांग शुआन ने अपने दिल में गर्व महसूस किया। उन्होंने सोचा कि यह बलिदान समारोह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। भेड़ को वेदी पर रखने के बाद उन्होंने अन्य बलिदानों की तैयारी शुरू की। जब बलिदान समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, जियांग शुआन ने महसूस किया कि उन्हें एक बड़ी मछली की आवश्यकता है। यह सोचते हुए वह नदी के किनारे पहुंचा जहां पानी की लहरें चकाचौंध कर रही थी। नदी का पानी साफ और नीला था और उसमें मछलियों की हलचल स्पष्ट थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखों से गहराई में झांका जहां बड़ी मछलियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थीं। उन्होंने अपने मन में योजना बनाई कि कैसे वह इन मछलियों को पकड़ सकता है। जाल लगाना एक कठिन कार्य था और बिना नाव के यह और भी चुनौतीपूर्ण था। नदी की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया और उसने अपने हाथों में मछली पकड़ने के उपकरण को मजबूती से पकड़ा। पानी की आवाज ने उसे प्रेरित किया जैसे कि नदी खुद उसे बुला रही हो। उसने अपने मन में संकल्प किया कि वह इस बार सफल होगा। जियांग शुआन ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी योजना के अनुसार कार्य करना शुरू किया। उसने जाल को धीरे धीरे पानी में डाला और उसकी आंखें उस गहरे पानी में मछलियों की हर हलचल पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे जियांग शुआन ने मछली पकड़ने की प्रक्रिया में गहराई से प्रवेश किया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नदी के पानी में हलचल बढ़ने लगी और उसने महसूस किया कि बड़ी मछली उसकी जाल के पास आ रही है। उसकी आंखों में उत्साह और चिंता का मिश्रण था। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और अगर वह असफल हुआ तो बलिदान समारोह अधूरा रह जाएगा। उसने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा और जाल को धीरे धीरे खींचने लगा। पानी में हलचल के साथ एक विशाल मछली अचानक जाल में फंस गई। जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मछली को बाहर खींचने की कोशिश की। पानी की आवाज और मछली की लड़ाई ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। जैसे जैसे वह मछली को बाहर खींचने में सफल होता गया, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। यह एक अद्भुत क्षण था जब उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अब बलिदान समारोह के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित हो चुकी थी। जब जियांग शुआन ने बड़ी मछली को पकड़ लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मछली को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और उसे बलिदान समारोह के लिए जनजाति के पास ले जाने लगा। उसकी आंखों में गर्व और संतोष का भाव था। नदी के किनारे से लौटते समय उसने महसूस किया कि उसके साथी उसकी सफलता पर गर्व कर रहे हैं। जनजाति के लोग उसकी ओर देखकर ताली बजा रहे थे और उनकी आंखों में प्रशंसा थी। जियांग शुआन ने सोचा कि यह बलिदान समारोह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनकी एकता और शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही वह मछली को वेदी पर रखता है, वह जानता है कि यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। जनजाति के लोग एकत्रित होकर बलिदान समारोह की तैयारी करने लगे और जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल अब सामने आ रहा है। यह एक नया अध्याय था जो उनकी कहानी में जुड़ने जा रहा था। जियांग शुआन ने अपने कार्य में जुटते ही गहरे पानी में मछली पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उसके मन में एक बड़ी मछली पकड़ने का जुनून था और इसके लिए उसे मजबूत मछली पकड़ने की छड़ी की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि एक मोटी और मजबूत छड़ी ही उसे उस विशाल मछली के खींचने की ताकत को सहन करने में मदद करेगी। इसके लिए उसने एक भव्य बैंगनी रक्त वृक्ष को काटने का निर्णय लिया जिसकी लकड़ी इतनी कठोर थी कि इससे पहले उसने इससे एक हड्डी की भाला बनाई थी। जैसे ही उसने पेड़ को काटना शुरू किया, लकड़ी की खुशबू और उसके गिरने की आवाज ने वातावरण में एक अद्भुत अनुभव पैदा किया। जियांग ने अपनी मेहनत से एक मजबूत मछली पकड़ने की रेखा भी तैयार की जो जानवरों की खाल से बुनी गई थी और यह बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। इसके बाद उसने एक बड़े मछली हुक्स की तलाश की जो एक कठोर जानवर की हड्डी से बना था। उसने उसे सावधानी से पॉलिश किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी नोक इतनी तेज हो कि वह मछली को आसानी से पकड़ सके। इसके बाद उसने कुछ सूखी काई को एकत्र किया जिसे वह तैरने के लिए इस्तेमाल करेगा। दिन के अंत तक उसने दाद जियाओ से कुछ मोटे कीड़े भी प्राप्त किए जिन्हें उसने एक लिडेड बेल की टोकरी में रखा। यह सब तैयारी करने में उसे पूरा दिन लग गया। तो दोपहर के समय जियांग शुआन अपने दोस्तों चिशाओ, गोतेंग और अन्य के साथ एक धीमी बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी हल्का हल्का बह रहा था और चारों ओर की हरियाली ने एक सुखद वातावरण बनाया था। जियांग ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, पहले चारा डालो। उसने एक मोटे कीड़े को विशाल जानवर की हड्डी के मछली हुक्स पर डाला। कीड़े की सिर को काटकर उसे पूरी तरह से मार दिया ताकि वह संघर्ष न करे और पानी में डालने पर उसकी गंध और भी तेज हो जाए। इस क्षण में नदी का पानी हल्का हल्का लहराता रहा और कीड़े की गंध ने पानी में फैलना
खेलना शुरू कर दिया। जियांग की आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक थी, जैसे वह जानता था कि आज का दिन उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। उसके दोस्तों ने भी उसकी उत्सुकता को महसूस किया और सबने मिलकर मछली पकड़ने की तैयारी की। नदी के किनारे बैठकर उन्होंने अपने अपने जाल और छड़े तैयार की और जियांग ने अपने हाथों में मछली पकड़ने की छड़ी को मजबूती से पकड़ा। जैसे ही जियांग ने कीड़े को मछली हुक्स पर डाला, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह क्षण उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। नदी की लहरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग ने ध्यान से मछली पकड़ने की छड़ी को पानी में डाला और उसकी आंखें उस स्थान पर टिकी रहीं जहां चारा डाला गया था। उसका मन मछली के आने की प्रतीक्षा में था और उसके दिल में एक अद्भुत उत्साह था। उसके दोस्तों ने भी उसकी उत्सुकता को महसूस किया और सबने एक साथ मिलकर मछली पकड़ने की प्रक्रिया में भाग लिया। जियांग के मन में यह ख्याल आया कि क्या आज वह अपनी मेहनत का फल पाएगा। नदी का पानी हल्का हल्का लहराता रहा और जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक मछली पकड़ने का खेल नहीं था, बल्कि यह एक जीवन का अनुभव था। उसने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया, ठंडी हवा का स्पर्श, पानी की हल्की लहरों की आवाज और दोस्तों की हंसी। यह सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रहा था। जियांग ने मछली को खींचते हुए अपने दोस्तों की आवाजों को सुना, जो उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे जैसे वह मछली को निकट लाने लगा, उसने महसूस किया कि यह केवल एक मछली नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। नदी के किनारे का वातावरण अब एक उत्सव का रूप ले चुका था। जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अचानक उसने मछली को अपनी ओर खींच लिया। एक विशाल मछली जो चमकदार स्केल्स के साथ थी, पानी से बाहर उभरी। उसके दोस्तों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया और जियांग ने अपनी जीत का जश्न मनाया। यह क्षण उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था और उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। मछली को पकड़ने के बाद जियांग ने उसे अपने हाथों में महसूस किया, उसकी त्वचा की ठंडक और उसकी शक्ति का एहसास किया। यह केवल एक मछली नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। जियांग शुआन ने मछली को पानी में छोड़ने के बाद उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की लहर थी। नदी के किनारे का वातावरण अब और भी सुंदर लग रहा था, जैसे प्रकृति ने उनकी मेहनत को सराहा हो। गो तैंग ने कहा, यह एक अद्भुत अनुभव था। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सिर्फ मछली पकड़ने का अनुभव नहीं था, बल्कि यह हमारे लिए एक सबक भी था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक गहरा संबंध महसूस किया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में सुनहरे रंगों की छटा बिखरने लगी, नदी का पानी सुनहरे रंग में चमकने लगा और चारों ओर एक जादुई वातावरण बन गया। जियांग शुआन ने कहा, हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। गो तैंग और चीशाओ ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा जो उनके सामने थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अनुभवों को साझा किया और हंसते खिलखिलाते हुए नदी के किनारे चलने लगे। यह एक अद्भुत दिन था, जो हमेशा उनके दिलों में बसा रहेगा। जियांग शुआन और उसके साथी जब कछुए को किनारे पर खींचते हैं, तो उनके चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है। कछुए का विशाल आकार और उसकी गोल आकृति सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जियांग शुआन की आंखों में चमक है, जैसे वह किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। कछुए की मोटी खोल पर धूप की किरणें पड़ती हैं, जिससे उसका रंग और भी चमकीला लग रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? एक साथी ने आश्चर्य से कहा। दूसरे ने जवाब दिया, शायद यह अपने पैरों का उपयोग नहीं करता, बल्कि यह अपने विशाल शरीर के बल पर तैरता है। सभी की आंखों में जिज्ञासा और उत्साह है, जैसे वे किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। कछुए की मोटी खोल पर धूप की किरणें पड़ती हैं, जिससे उसका रंग और भी चमकीला लग रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? एक अन्य साथी ने पूछा और सभी ने सिर हिलाया। नहीं, यह तो अनोखा है। जियांग शुआन ने कहा, हमें इसे अपने गांव में ले जाना चाहिए, यह एक अद्भुत बलिदान का भेंट होगा। उसके शब्दों ने सभी को एकजुट कर दिया। अब वे एक फ्रेम बनाने के लिए जुटते हैं, जिससे वे इस विशाल कछुए को सुरक्षित रूप से अपने गांव ले जा सकें। सभी लोग उत्साह से काम करने लगते हैं, उनकी हंसी और बातचीत से वातावरण जीवंत हो जाता है। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी कछुए को उठाने के लिए फ्रेम बनाते हैं, उनकी मेहनत और सहयोग का एक अद्भुत दृश्य बनता है। सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, उनकी आवाजें एक दूसरे के साथ मिलकर एक मधुर संगीत की तरह गूंजती हैं। इसे यहाँ से उठाओ, जियांग शुआन ने आदेश दिया और सभी ने एक साथ मिलकर कछुए को उठाने की कोशिश की। कछुए का वजन बहुत अधिक था, लेकिन उनकी एकता ने उन्हें ताकत दी। जैसे ही वे उसे उठाते हैं, कछुए की खोल से एक हल्की सी गंध आती है, जो उन्हें समुद्र की याद दिलाती है। ध्यान से इसे गिराना मत, एक साथी ने चिल्लाया और सभी ने ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वे कछुए को फ्रेम पर रखते हैं, उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक होती है। हमने इसे किया, जियांग शुआन ने खुशी से कहा। अब वे इसे अपने गांव की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की आवाज और कछुए के वजन के कारण जमीन पर पड़ने वाली ध्वनि एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है। चारों ओर का वातावरण उत्साह से भरा है, जैसे कि प्रकृति भी उनकी खुशी में शामिल हो गई हो। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी कछुए को अपने गांव की ओर ले जाते हैं, रास्ते में उनकी बातचीत और हंसी का माहौल बन जाता है। सभी लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं और कछुए की अद्भुतता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इतनी बड़ी मछली पकड़ेंगे? एक साथी ने हंसते हुए कहा, यह तो कछुआ है,
जियांग शुआन ने उत्तर दिया और सभी ने फिर से हंसते हुए कहा, यह तो एक अद्भुत बलिदान का भेंट है। जैसे जैसे वे चलते हैं उनके कदमों की आवाज और कछुए का वजन जमीन पर पड़ता है, जिससे एक हल्की सी ध्वनि उत्पन्न होती है। रास्ते में पेड़ की पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को जीवंत बनाती है। हमें इसे गांव में एक समारोह के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, एक साथी ने सुझाव दिया। सभी ने सहमति जताई और जियांग शुआन ने कहा, हाँ, यह हमारे लिए गर्व का क्षण होगा। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचते हैं उनके दिलों में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ जाती है। यह यात्रा केवल एक कछुए को लाने की नहीं बल्कि उनकी एकता और सहयोग की भी कहानी है। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी अपने गांव के निकट पहुंचते हैं, वहां का माहौल उत्साह और खुशी से भरा होता है। गांव के लोग उनकी ओर देखते हैं और जब वे विशाल कछुए को अपने साथ लाते हैं तो सबकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक होती है। क्या यह सच है? एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। जियांग शुआन ने गर्व से कहा, हाँ, यह हमारे लिए एक अद्भुत बलिदान का भेंट है। गांव के लोग एकत्रित होते हैं और सभी मिलकर कछुए की प्रशंसा करने लगते हैं। यह तो अद्भुत है, एक महिला ने कहा और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन की आंखों में चमक है, जैसे उसने अपने समुदाय के लिए कुछ खास हासिल किया हो। हमें इसे एक समारोह के रूप में मनाना चाहिए, उसने सुझाव दिया और सभी ने खुशी से सहमति जताई। अब गांव में उत्सव का माहौल बनता है, जहां लोग नाचते और गाते हैं और कछुए को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। यह एक ऐसा क्षण है जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जहां एकता, सहयोग और खुशी का जश्न मनाया जाता है। सितंबर 10 को वाइन जनजाति ने बलिदानों की तैयारी की थी और जियांग शुआन ने 3 बर्तन सफलतापूर्वक जलाए गए। इन मिट्टी के बर्तनों की सतह गहरे लाल रंग की थी, जिन पर वाइन जनजाति के टोटेम पैटर्न बाहरी दीवारों पर उकेरे गए थे। फूलों, पक्षियों, कीड़ों, मछलियों और भयंकर जानवरों के मोटिफ ने एक झलक में सरलता और भव्यता का आभास दिया। जियांग शुआन ने इन 3 नए बर्तनों को नए वेदी के केंद्र में ले जाकर त्रिकोणीय आकार में व्यवस्थित किया, जो जीवन के अनेक रूपों के जन्म लेने के विचार का प्रतीक था। बर्तनों के अलावा वेदी को 8 विशाल टोटेम खंभों से घेर दिया गया था और यहाँ तक कि बड़े जानवरों की हड्डियां भी व्यवस्थित रूप से रखी गई थी। वाइन जनजाति की वेदी अंततः एक रहस्यमय और पवित्र वातावरण का अनुभव प्रदान करती थी, यहाँ तक कि पुरानी जादूगरनी भी अक्सर इधर-उधर घूमती थी, यह महसूस करते हुए कि यह सेटअप काफी प्रभावशाली था। जियांग शुआन ने सोचा कि पहले उसने गान सोंग जैसे लोगों को संयोग से भर्ती किया था, लेकिन वह तरीका बहुत प्रभावी नहीं था। वांडरर्स को विशाल जंगल में खोजना आसान नहीं था। उसने एक सरल तरीका याद किया, वाइन जनजाति के सामने खुले मैदान में एक बड़ा अलाव जलाना और आग में ताजे शाखाएं और गीली घास डालना। इस तरह अलाव से मोटा धुआं आसमान की ओर उठेगा, जो दूर से दिखाई देगा। आसपास के वांडरर्स जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, जब इस स्पष्ट मानव निर्मित धुएं के संकेत को देखेंगे तो उनकी जांच करने की संभावना बहुत अधिक होगी। उस समय जियांग शुआन आसानी से कुछ वांडरर्स को भर्ती कर सकेगा जो जनजाति में शामिल होना चाहते थे। इसके अलावा पिछले वर्ष जियांग शुआन और अन्य लोगों ने वाइन जनजाति के चारों ओर बहुत बड़े क्षेत्र का अन्वेषण किया था, बिना किसी शत्रुतापूर्ण जनजातियों का सामना किए। इसलिए धुएं के कारण शत्रुतापूर्ण जनजातियों का ध्यान आकर्षित होने की कोई चिंता नहीं थी। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर फैले जंगल की आवाजों को सुना, पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती हुई हवा की सरसराहट ने उसे प्रेरित किया। वह जानता था कि यह सही समय है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए। अलाव की गर्मी ने उसे एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने महसूस किया कि धुआं आसमान में और ऊंचा उठ रहा है। यह एक संकेत था, एक संकेत कि वांडरर्स उसकी ओर आ रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई। वह जानता था कि जब वे आएंगे तो उन्हें बलिदान समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जियांग शुआन ने अपने इरादे को और मजबूत किया और उसने अलाव की ओर देखते हुए एक नई शक्ति का अनुभव किया। दक्षिणी वन्य क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की छाया में, जहां दूर दूर तक देखने के लिए केवल पहाड़ की चोटी पर खड़े होना ही एकमात्र उपाय था, जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और एक बड़े लकड़ी के ढेर को तैयार किया, जिससे गर्मी की लहरें चारों ओर फैलने लगी। जियांग ने आग को और अधिक भड़काने के लिए ताजी शाखाएं और गीली घास डाल दी। धुएं का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठने लगा और सभी ने उसकी ऊंचाई को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। गणसोंग ने कहा, वाह, कितना ऊंचा धुआं! यह अग्नि कई दिनों तक जलती रहेगी जब तक कि जियांग शुआन को वाइन जनजाति के लिए आवश्यक वांडरर्स नहीं मिल जाते। आग के पास खड़े होकर जियांग ने समूह को संबोधित किया, बहन गु टेंग शीक्यू, नान शिंग, तुम सब पहले जाओ और जनजाति के दोनों ओर से जाल को अस्थायी रूप से हटा दो ताकि वांडरर्स को चोट न लगे। उन्होंने आगे कहा, कल दोपहर जब सूरज अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, चाहे हम वांडरर्स को भर्ती कर पाएं या नहीं, समारोह योजना के अनुसार होगा। जियांग शुआन के शब्दों के साथ सभी ने उत्साह से कार्य करना शुरू किया। चिशाओ और अन्य ने तुरंत जनजाति के चारों ओर के जाल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कदम बढ़ाया। जियांग शुआन ने आग के पास खड़े होकर धुएं की ऊंचाई को देखते हुए मन में प्रार्थना की कि वह पर्याप्त वांडरर्स को सफलतापूर्वक भर्ती कर सके। इस बीच दो पहाड़ों के बीच के जंगल में सैकड़ों वांडरर्स बेकार घूम रहे थे। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी जनजातियां खो दी थीं, विभिन्न जनजातियों से आए थे और एक साथ मिलकर इस खतरनाक प्राचीन जंगल में जीवित रहने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की थी, रास्ते में विभिन्न खतरनाक जानवरों और पौधों के हमलों का सामना किया था। सदस्यों की संख्या लगातार घटती बढ़ती रही, कोई नहीं जानता था कि उनका गंतव्य कहाँ है। हर साल कई वांडरर्स इस जंगल में इस तरह से मारे जाते थे। कुछ ठंड से मर जाते थे, कुछ भूख से, कुछ भयंकर जानवरों द्वारा खा लिए जाते थे या अजीब पौधों के लिए खाद बन जाते थे। उनके पास जनजातीय सुरक्षा नहीं थी, न ही शक्तिशाली योद्धा जो उनकी रक्षा कर सके, न ही सर्दियों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने का समय था। जियांग शुआन ने आग की लपटों की गर्मी को महसूस करते हुए अपने मन में एक ठान लिया,
वह जानता था कि इस अग्नि के माध्यम से वह न केवल अपने लोगों को एकत्रित कर रहा है, बल्कि उन वंडरर्स को भी आकर्षित कर रहा है जो जीवन की तलाश में भटक रहे हैं। आग की लपटें आसमान को रोशन कर रही थीं और धुएं की गंध चारों ओर फैल रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, आग की रोशनी में जियांग के चेहरे पर एक दृढ़ता की चमक आ गई। उसने अपने साथियों की ओर देखा, उनकी आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। उन्होंने फिर से कहा, हमारे पास केवल एक मौका है और हमें इसे भुनाना होगा। यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया और एकजुटता का एहसास किया। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक अग्नि नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस अग्नि के चारों ओर खड़े होकर सभी ने अपने अपने डर और चिंताओं को भुला दिया। वे जानते थे कि यह अग्नि उन्हें एक नई दिशा देगी। जैसे ही अग्नि की लपटें ऊंची उठने लगी, जियांग शुआन ने अपने दिल में एक प्रार्थना की। उसने आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे और उसने सोचा कि क्या उसकी प्रार्थना सुनाई देगी। उसके मन में वांडरर्स की छवियां थीं जो जंगल में भटक रहे थे और उसने महसूस किया कि वे भी उसकी तरह ही उम्मीद की तलाश में हैं। आग की गर्मी ने उसके शरीर को छू लिया और उसने अपने चारों ओर के लोगों की ऊर्जा को महसूस किया। यह एक अद्भुत क्षण था जब सबने एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम किया। जियांग ने सोचा, अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, सभी ने एक साथ चिल्लाया, हम सफल होंगे। यह एक सामूहिक संकल्प था जो जंगल की गहराइयों में गूंज उठा। जियांग ने देखा कि धुएं का स्तंभ आसमान में और ऊंचा उठ रहा है, जैसे कि यह उनकी उम्मीदों को आसमान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो। जैसे ही जिंगजिये ने अपनी आवाज उठाई, उसके शब्दों में एक गहरी शक्ति थी। वह जानता था कि इस क्षण में उसे अपने साथियों को एकजुट करना है। उसके चारों ओर के लोग, जिनकी आंखों में भय और आशंका थी, धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे। जिंगजिये की आवाज में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वह बर्फीले तूफान के बीच एक प्रकाश की किरण हो। उसने फिर से कहा, डरो मत, हम एक साथ हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इस संकट को पार कर लेंगे। उसके शब्दों ने कुछ वॉन्डरर्स को थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन बाकी लोग अभी भी आतंकित थे। अचानक एक और चीख सुनाई दी और एक और वॉन्डरर को बाघ ने पकड़ लिया। खून की एक लकीर बर्फ पर फैल गई और यह दृश्य सभी के दिलों में एक गहरी दहशत भर गया। जिंगजिये ने महसूस किया कि अगर वह अब भी उन्हें नहीं रोक पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने शरीर को आगे बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, किसी को भी भागने की अनुमति नहीं है, हमें एकजुट रहना होगा। उसकी आवाज में एक ऐसा बल था जो सभी को एक पल के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। जिंगजिये ने अपने पैरों से जमीन पर ठोकर मारी और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम सबको मेरी बात सुननी होगी। उसके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो एक नेता की पहचान को दर्शाती थी। जैसे ही जिंगजिये ने अपनी आवाज को और ऊंचा किया, उसके शब्दों में एक अनोखी शक्ति थी। उसने अपने चारों ओर के लोगों को देखा, जिनकी आंखों में भय और आशंका का समावेश था। वह जानता था कि इस कठिन समय में उसे अपने साथियों को एकजुट करना होगा। हम एक साथ हैं और अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इस संकट को पार कर लेंगे। उसके शब्दों ने कुछ वॉन्डरर्स को थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन बाकी लोग अभी भी आतंकित थे। अचानक एक और चीख सुनाई दी और एक वॉन्डरर को बाघ ने पकड़ लिया। खून की एक लकीर बर्फ पर फैल गई और यह दृश्य सभी के दिलों में एक गहरी दहशत भर गया। जिंगजिये ने महसूस किया कि अगर वह अब भी उन्हें नहीं रोक पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने शरीर को आगे बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, किसी को भी भागने की अनुमति नहीं है, हमें एकजुट रहना होगा। उसकी आवाज में एक ऐसा बल था जो सभी को एक पल के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। जिंगजिये ने अपने पैरों से जमीन पर ठोकर मारी और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम सबको मेरी बात सुननी होगी। उसके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो एक नेता की पहचान को दर्शाती थी। जिंगजिये ने अपने हाथ में एक पत्थर की कुल्हाड़ी थामे हुए आगे बढ़ते हुए कहा, आगे बढ़ते रहो और अपने चारों ओर की हर हलचल पर ध्यान दो। वह सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी निराशा थी। यह दृश्य उनके सफर के दौरान कई बार हुआ था। क्रोध से भरा हुआ, वह बेबस था। उसे एक ऐसे जनजाति की तलाश थी जो इन भटकते लोगों को अपने में समेट सके। जिंगजिये ने अपने दांतों को चबाते हुए अपने भीतर की शक्ति को संचित किया, क्योंकि उसे इस विश्वास पर आगे बढ़ना था कि वह भटकते लोगों की तरह गिर न जाए। जैसे जैसे वे चलते गए, दो और भटकते लोगों को जंगली जानवरों द्वारा खींच लिया गया और एक अन्य व्यक्ति मानसिक टूटन का शिकार होकर समूह से भाग गया। शायद जंगल में उसकी मृत्यु हो गई। जिंगजिये का दिल लगातार डूबता गया, लेकिन उसके पास केवल अपने दांतों को चबाने और सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक उसने दूर में एक मोटे धुएं का गुबार देखा। यह धुआं सीधे आसमान की ओर उठ रहा था और यह एकांत में था, जो पहाड़ी आग द्वारा उत्पन्न निरंतर धुएं से भिन्न था। एक अलाव, एक बड़ा अलाव। जिंगजिये इतनी खुशी से उछल पड़ा कि वह लगभग कूद पड़ा। एक जनजाति के सदस्य के रूप में वह अलाव से उत्पन्न धुएं से अच्छी तरह परिचित था। यदि यह एक छोटा अलाव होता तो यह इतनी मोटी और बड़ी धुआं की धाराएं नहीं बना सकता था। केवल बड़े जनजाति आयोजनों के दौरान जलाए गए बड़े अलाव ही ऐसा प्रभाव डाल सकते थे। आगे एक जनजाति जरूर होगी, एक बड़ी जनजाति। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की गहराई में जिंगजिये ने अपने चारों ओर की हर आवाज को सुनने की कोशिश की। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती जंगली जानवरों की दहाड़ और कभी-कभी किसी की चीखें, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। वह जानता था कि हर कदम पर खतरा लर्किंग है, लेकिन उसके दिल में एक अदम्य आशा थी। अगर हम उस जनजाति तक पहुंच गए तो शायद हमें सुरक्षा मिलेगी, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, एक और भटकता व्यक्ति अचानक जंगली जानवरों के द्वारा खींच लिया गया। जिंगजिये ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन समय पर नहीं पहुंच सका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हमें रुकना नहीं है, उसने खुद से कहा। हमें आगे बढ़ना है। समूह में कुछ लोग अब और भी निराश हो गए थे, उनके चेहरे पर थकान और हताशा स्पष्ट थी। जिंगजिये ने अपनी आवाज को ऊंचा किया, चलो, हम एक साथ हैं, हम इसे कर सकते हैं। लेकिन उसके शब्दों का प्रभाव कम होता जा रहा था। आखिरकार जिंगजिये और उसके समूह ने धुएं के करीब पहुंचने में सफलता पाई। जैसे ही
ही उन्होंने धुएं के स्रोत को देखा, उनके दिलों में एक नई आशा की किरण जाग उठी। यह एक बड़ा अलाव था, जो एक विशाल जनजाति के समारोह का संकेत था। जिंगजिए ने अपने दिल की धड़कन को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया। हम यहाँ हैं, उसने चिल्लाया। समूह में कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगे, जबकि अन्य ने अभी भी संदेह के साथ देखा। जिंगजिए ने कहा, चलो हम इस अलाव के पास जाए, शायद हमें यहाँ सुरक्षा मिलेगी। जैसे ही वे अलाव के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ कई जनजातीय लोग इकट्ठा हुए थे, जो उत्सव का आनंद ले रहे थे। जिंगजिए का दिल खुशी से भर गया। हमने इसे कर लिया, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन क्या यह सच में एक नई शुरुआत थी? क्या वे वास्तव में इस जनजाति द्वारा स्वीकार किए जाएंगे? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था, लेकिन इस पल में वह केवल खुशी का अनुभव करना चाहता था।